Brain at work is called mind. Your gut has the biggest hormonal center of your body. आपके गट के बैक्टीरिया खराब हो गए हैं एंटीबायोटिक लेकर, फिर आप तिरफल अभी खा रहे हैं या कोई भी दवाई खा रहे हैं, काम नहीं करेगी। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि हर तरह के स्वाद को जो है वो ग्रहण करना चाहिए, खट्टा मीठा नमकीन। एक आंवला आपका 3 दिन के विटामिन सी को पूरा कर देगा। सिर्फ 2 चीजें आपके जीवन में खराब हुई हैं जिसके कारण आप मोटे, बीमार, डायबिटिक, कैंसर पेशेंट बन चुके हैं। पहली चीज, सीजेरियन बच्चा अगर हुआ है तो वो कैसे क्या बैक्टीरिया उसको नहीं मिल पाएगा, गुड बैक्टीरिया। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि जिस चीज़ को आप बार बार सोचते हैं, इमीडिएटली आपकी बॉडी के अंग उसी तरह से वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। जिस चीज़ को आप फिजिकली किसी भी एक्टिविटी को 10,000 घंटों में सीखते हैं, अगर आप इस प्रक्रिया से सीखते हैं कि पहले उसे इमेजिन करें और फिर उस काम को करें, तो योर टाइम डिक्रीजेज टू 2000 आवर्स, यानी कि आप सिर्फ 20% समय में उस काम को पूरा कर लेते हैं। सर, वो मुझे किडनी की बीमारी में क्या खाऊं, खाने पे एकदम से आएगा। अरे भाई, खाना छोड़कर देख लो, शायद सारे ठीक हो जाओगे आप। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ये खाने के बाद गैस बनती है, तो इसका मतलब आपके गट ने तो उसको रिजेक्ट कर रखा है। फाइल्स के ऊपर 99 पॉइंट लोग जो सफ़र करते पढ़ते ही नहीं कि बेसिकली वो फाइबर की कमी है। आप गेहूं को छोड़ दें। गेहूं जो अब से 50 साल पहले खाया जाता था वो नहीं है। आपने गलत खाना सोचा या फिर आपने गलत खाना खाया, तो हमारी इम्यूनिटी का मेजर पार्ट हमारे गट पर होता है। कोई भी कहता है कि मेरा च्यवनप्राश खाओ, इससे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, ये वर्ड बहुत खतरनाक है। न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा गट हमारे ब्रेन से ज़्यादा न्यूरॉन्स रखता है। तो अगली बार अगर आप कोई फ़ैसला ले रहे हो तो आप ये मत सोचिएगा कि वो आपके दिमाग का फ़ैसला है, वो आपके पेट का भी फ़ैसला हो सकता है। देखिए, दिमाग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप इसे समझ जाएं तो सिंपल भी है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हम लगातार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियों से, दिमाग की बीमारियों से हम ग्रसित हो जाते हैं। बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान, सबके साथ ये हो रहा है। बच्चों में आप देख लीजिए, ऑटिज़म, ADHD खूब देखने को मिल रहा है। जवानों की अगर बात करें तो एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तमाम तरह की चीज़ें हैं। फोकस नहीं हो रहा है, ब्रेन फॉग है, कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर वृद्ध लोगों की बात करें तो आप देख लीजिए, अल्जाइमर, डिमेंशिया, पार्किंसन, ये खूब देखने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं दिक्कतें तो हैं, हम सिर्फ जो है उसके इलाज पर फोकस कर रहे हैं, जबकि हमें जानना ये ज़रूरी भी है कि आखिर इसका रूट कॉज क्या है। तो दिमाग की इन्हीं परतों को आज खोलते हैं और इस जर्नी में हमारे साथ हैं राम वर्मा सर, जिन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं है। NLP कोच हैं, गट हेल्थ विशेषज्ञ हैं, 30 सालों से ज़्यादा का उनका अपना अनुभव है। आइए शुरुआत करते हैं। राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से एक बार फिर आपने बुलाया, सो नाइस ऑफ यू। सर, ये हमारे मतलब इस प्लेटफॉर्म के लिए बड़ी बात है कि आप फिर से आए हैं, और जो तमाम बातें आपने पिछली बार बताई थी वो तो लोगों ने खूब पसंद की, खूब रच के देखा है, लोगों ने फ़ायदा उठाया है और मैंने भी उठाया है। आते ही आपने बोला कि भाई पहले से आप बड़े जवान लग रहे हो जी। मैंने आपके लिए भी कहा, तो सही बात है कि मैंने जब आपसे मिला तो उसके बाद कई सारी चीज़ें मैंने खुद भी, वो कांजी वाला तो मैं लगातार चला ही रहा हूँ। ब्रेन पे आज थोड़ा सा हम बात करते हैं सर, बाकी बीच बीच में तो आप रामबाण देते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ राम जी की राम बढ़ाते रहते हैं, तो वो भी हम लेते रहेंगे। ब्रेन सर, आपके हिसाब से भी क्या मतलब पूरी बॉडी को अगर देखा जाए तो उसमें सबसे ज़रूरी, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है, और हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को हम भुगत भी रहे हैं। जब हम अपना पूरे जीवन का पैसा बर्बाद होते हुए देखा मैंने लोगों को, और फिर अगली पीढ़ियों का भी पैसा वो पूरी तरह से अपनी बीमारियों पर कई बार खर्च कर देते हैं, एक बार हॉस्पिटल में चले जाएं तो। जब हम पैदा होते हैं हमारे पास बेसिकली 2 चीज़ हमें मिलती हैं। एक है हमारा शरीर, सेल, और एक है ब्रेन। ब्रेन में 86 बिलियन ब्रेन सेल्स हैं जो बेसिकली आपकी बहुत सारी मेमोरी को रखती हैं कि कैसे आपकी किडनी काम करेगी, जब आप खाना खाएंगे तो आपका कितना एसिड बनेगा, आपको आगे गड्ढा दिखाई दे रहा तो आप कैसे कूदेंगे, ये सब ब्रेन आपकी बॉडी को बताता है, बॉडी फॉलो कर लेती है। बॉडी के पास भी अपनी मेमोरी होती है, नो डाउट, वो भी, उसे भी हम सबकॉन्शियस ही कहते हैं। और दूसरा बेसिकली हमें बॉडी मिलती है जिसमें 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, और ये दोनों मिलकर बेसिकली हम बनते हैं। जब हम ब्रेन को समझें तो ये समझिए कि आपके पास एक C फाइल आपको मिलते हैं ना कंप्यूटर में, तो ब्रेन के पास भी उसी तरह की C फाइल आपको पहले जब आप पैदा होते हैं मिलते हैं कि आपकी
जीन कैसे काम करेगी ब्रेन के साथ मिलकर, आपका गट कैसे काम करेगा, आपके हार्ट के अंदर जो इमोशंस हैं वो कैसे काम करेगी आपके माइंड के साथ मिलकर, ब्रेन के साथ मिलकर, ठीक है ना। लेकिन इस ब्रेन में एक गड़बड़ है, वो गड़बड़ अच्छी भी है। वो गड़बड़ ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा सेल्स मिली हैं जो खाली थी, जिनकी कोई मेमोरी नहीं थी। यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में DEF फाइल बना लेते हैं, अच्छा। तो ऐसे ही आपके पास कुछ सेल्स ऐसी हैं जिनमें आप मेमोरी डाल लेते हैं, और यहीं से कहानी शुरू होती है। जैसे ही आप पैदा होते हैं तो हर मोमेंट आपके लिए एक नई इवेंट बन जाती है, और इनमें से कुछ ऐसी इवेंट आती है जिसका आपके माइंड, जो आपका माइंड पकड़ लेता है। आपका हाथ किसी तवे पर झटका लगेगा, आपके मेमोरी ने पकड़ लिया, आपके ब्रेन ने पकड़ लिया कि ये गर्म है, और ज़िंदगी भर वो आपको याद दिलाएगा। तो उसका उसने न्यूरल पाथवे बना लिया, ठीक है ना। यानी कि ये मेमोरी अब हमारे ब्रेन सेल्स में पड़ गई। ये बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन कई बार बेकार की इवेंट जो हमारे पास आ रही है, हम उनको मेमोराइज करते जा रहे हैं। और ये जो हमारा पैरेलल ब्रेन था, जो सी ड्राइव थी, जो हमारे हार्ट को, हमारे गट को, हमारे लंग्स को, लिवर को, किडनीज को, हमारे जोड़ों को, हमारे गॉल ब्लैडर को चलाने के लिए बना था, उसकी एक्टिविटी में ये दखल देना शुरू कर देता है। बस यहीं से गड़बड़ होती है। तो ब्रेन एट वर्क इज कॉल्ड माइंड। तो ब्रेन तो बेसिकली फिजिकल पार्ट है, लेकिन जब ब्रेन काम कर रहा होता है, यानी कि वो मेमोराइज कर रहा है चीज़ों को, वो परसीव कर रहा है, वो मेमोरी बना रहा है, वो एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है, इससे हम माइंड कहते हैं। और ये जो परसेप्शन है, ये फिर आपकी बॉडी के साथ दखल देता है। अगर अच्छा है तो आपकी बॉडी को ये अलाउ करता है कि वो हील कर ले, और अगर ये परसेप्शन ख़राब है तो फिर आपकी बॉडी सफ़र करती है। तो यही रीज़न है कि युवाओं में जो है डिप्रेशन वाले केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, फोकस नहीं रह रहा है। आप किसी भी बीमारी को, जितनी मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, यद्यपि आई एम नॉट ए डॉक्टर, इसलिए मैं लोगों से यही कहूँगा कि मेरी बात सुनने से पहले आप अपने चिकित्सक की बातें ज़रूर सुनिएगा, ठीक है ना, डिस्क्लेमर की तरह। लेकिन मैं जितनी भी किताबें पढ़ रहा हूँ पिछले 34 सालों से, आपकी सिर्फ 3 जगह से बीमारी आ रही है, सिर्फ 3 जगह से। कोई भी बीमारी ले, चाहे वो डिप्रेशन ले, चाहे वो आप कहते हैं कि जी एक आदमी 100 बार हाथ धोता है, एक आदमी कहता है जी मेरा अनएक्सप्लेन्ड वे में वेट गेन हो रहा है, एक आदमी कहता है जी मुझे मरने को मन कर रहा है, एक आदमी कहता है कि मुझे रात भर नींद नहीं आती, एक आदमी कह रहा है कि मुझे माइग्रेन हो गया है। सिर्फ 3 जगह पर इसकी है। पहली चीज़ है कि आपके पास माइंड है, यानी कि ब्रेन के अंदर जो मेमोरी सेल्स हैं, वहाँ पर आपकी मेमोरी भरी पड़ी है, जिनको हम संचित कर्म कहते हैं। यानी कि आपने बहुत सारे परसेप्शंस को डाल रखा है, और ये परसेप्शन आपके हाइपोथैलेमस के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। आपके माइंड में कोई भी थॉट केमिकल बन जाता है, जैसे वो हाइपोथैलेमस आपके सामने, मान लेते कोबरा आ गया, तो कोबरा को आंखों ने देखा है, लेकिन माइंड ने इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया। इस पिक्चर को, इस कोबरा की पिक्चर को आपके माइंड ने डिलीट, डिस्टोर्ट किया, और ये मान लिया कि ये खतरे की चीज़ है, और इमीडिएटली इस खतरे को आपके एमिगडाला, यानी कि 2 जो सेंसर हैं और एक आपको हाइपोथैलेमस है, उन्होंने पकड़ लिया। तो हाइपोथैलेमस अब इस पिक्चर को नहीं लेकर चल रही है, उसने एकदम से आपकी बॉडी को बता दिया कि हम खतरे में हैं, और आपकी बॉडी के अंदर खतरे का हार्मोन रिलीज होना शुरू हो गया, और वो भी एक तरह से फाउंटेन में, जिसको हम कोर्टिसोल कहते हैं। यानी कि योर थॉट, आपका एक विजुअल कि ये कोबरा है, वो कहीं में बदल गया, वो केमिकल में बदल गया। तो एवरी थॉट इज चेंजिंग इनटू केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री बेसिकली आपकी बॉडी को या तो फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेकर जाती है, या फिर होम्योस्टेटिस, जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं। वैद्य जो है उसको स्वास्थ्य कहते हैं। स्वास्थ्य का मतलब है कि जब आपके पास एक पर्टिकुलर ऐसी सिचुएशन हो माइंड और बॉडी की, जिसमें ना तो आप बिना मतलब स्टिमुलेट हो रहे हों, और ना ही आप डिप्रेस्ड हो रहे हों। इसे हम अंग्रेजी में होम्योस्टेटिस कहते हैं। तो पहला काम है कि आपके माइंड में जितने भी परसेप्शन पड़े हैं, डर पड़े हैं, ट्रिगर पड़े हैं, पास्ट की मेमोरी, ट्रॉमा पड़े हैं, यह आपके लिए इमीडिएटली केमिकल्स बन जाते हैं। यानी कि ये थॉट नहीं रहता, ये इमीडिएटली पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस मिलकर इसको केमिस्ट्री में बदल देते हैं, केमिकल्स में बदल देते हैं, जो आपका क्राउन चक्र है। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि कई बार जो आपके हार्ट में इमोशन पड़ी हैं, अरविंद जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंड डायरेक्टली हार्ट के साथ जुड़ा है। अगर मेरे हार्ट में इस समय डर पड़े हैं, रंजिशें पड़ी हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या पड़ी है, तो याद रखिएगा, अगर मैं आज अपने आप को हील करना चाहूँ, तो मेरी ये हीलिंग की जो इंटेंशन है वेगस नर्व के द्वारा अपने हार्ट में जाएगी, लेकिन हार्ट रिजेक्ट कर देगा, वो वापस भेज देगा इस थॉट को कि ये नहीं चाहिए मुझे तो जीलसी वाला चाहिए। तो हमारी हार्ट कोहेरेंस हमें कोई नहीं पढ़ा रहा है।
जब मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी तो मैंने पहली बार हार्ट कोहेरेंस या हार्ट आप कह सकते हैं संगतपूर्ण को रवैये को पढ़ा कि आपके पास हार्ट जो है सेंटर है। आप हार्ट को क्या मानते हो? ये पंपिंग मशीन है। याद रखिएगा, यह आपका थर्ड ब्रेन है। यहाँ पर 40,000 ऐसे न्यूरॉन हैं जो मेमोरी रखते हैं आपकी इमोशंस की, और वो डायरेक्टली ओवर पावर कर देते हैं आपके ब्रेन को भी। तीसरी चीज़ है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका गट। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, माँ के गर्भ में कुछ दिन का होता है, तो जो उसकी ब्रेन की सेल्स होती हैं, जो ब्रेन की सेल डेवलप होती है, तो याद रखिएगा वो सेल 2 भागों में बढ़ती है। अच्छा। एक गट बन जाता है, यानी कि पाचन तंत्र बनता है, और एक ब्रेन बन जाता है। एक को यहाँ प्लेस कर दिया जाता है, उसी ब्रेन का अगला पार्ट यहाँ पर प्लेस कर दिया जाता है। वो एक ही सेल होती है? एक ही सेल होती है। अच्छा। वही न्यूरॉन होते हैं, लेकिन गट के पास ज़्यादा काम होता है करने के लिए। यहाँ पर इम्यूनिटी नहीं है, यहाँ पर 70% आपके गट की इम्यूनिटी यहाँ है। ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा नहीं बनाता, आपका गट बनाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर कोई बहुत बड़े हार्मोन के सेंटर नहीं है। योर गट हैज़ द बिगेस्ट हार्मोनल सेंटर ऑफ योर बॉडी। तो देखा जाए तो वैसे गट ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन यस, गट ज़्यादा पावरफुल है, और इसको हमने सबसे ज़्यादा अवॉइड किया, और इसको हम अब्यूज़ भी कर रहे हैं। कभी आप किसी बिना मतलब कभी एंटासिड खा लेते हैं, कभी आप कब्ज तोड़ने की दवाई खा रहे हैं, हमें ये नहीं पता, कोई भी हमें ये नहीं बताता, अदरवाइज मत लीजिएगा। और मुझे मालूम है कि जैसे दूध पर मैंने एक सेंटेंस बोला था पहली बार, तो बहुत लोगों ने लाइक किया, बहुत लोगों ने गालियाँ भी दी। आप ये नहीं बता सकते मुझे कि त्रिफला कैसे पेट को ठीक करता है, मैं ये बता दूंगा, और मैं ये भी बता दूंगा आज कैसे करता है, पर आपको खिलाया जा रहा है रोजाना। लेकिन इसका काम क्या है, ये कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ये काम कैसे करता है, आज मुझे कोई भी बताए। मैं पूछ रहा हूँ, अगर उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी। त्रिफला जब आप खाते हैं ना, बहुत ही अच्छी चीज़ है, अमृत है, मैं भी लेता हूँ यदा कदा। हरड़ बहेड़ा आंवला। आप ये बता दीजिएगा वो करता क्या है पेट में जाकर, हमें यही नहीं पता। अगर मुझे अभी टाइम दे तो लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है। याद रखिएगा, हमारे गट के अंदर जो सेंसर हैं, जो एंजाइम्स या हार्मोन निकालते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के टेस्ट चाहिए। कुछ सेंटर ऐसे हैं जो सिर्फ खट्टे फूड से वो एक्टिव हो जाते हैं, और हम जो हमें केमिकल चाहिए उन्हें रिलीज कर देते हैं। कुछ मीठे से होते हैं, कुछ कसेले से होते हैं, कुछ कड़वे से होते हैं, कुछ इवन मिर्चों के स्वाद से होते हैं, और ऐसे बहुत सारे उनके पास हजारों टेस्ट उन्हें चाहिए। जब हम एक बैलेंस्ड फूड खाते हैं और वो सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हमारे गट के सभी सेंसर्स एक्टिव होकर अपना काम कर देते हैं और हमें खाना पच जाता है। आज हम खाने के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो गए हैं, क्योंकि हम टेस्ट की वजह से खाना खा रहे हैं। मान लेते हैं आज आपने 2-3 चीज़ें खाई, मान लेते हैं आज खाने में आपके सिर्फ मीठा है, तो आपके खट्टे को जो सेंसर जिसको अम्लीय चीज़ चाहिए थी, वो तो है ही नहीं। यहाँ पर बेसिकली आपके जितने भी चूर्ण या जो त्रिफला है वो काम करते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी कभी भी, याद रखिएगा, काम नहीं करती त्रिफला की। अच्छा। मैं एक दिन घूम रहा था अपने पार्क में, अपने ऑफिस के पास, तो एक आदमी ने कहा, सर मैं 2 डब्बी त्रिफला की खा जाता हूँ, कुछ नहीं होता। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। आपके सेंसर बेसिकली, त्रिफला आपके पेट के जो खाने को हजम नहीं करता, वह आपके गट के जो सेंटर हैं उन्हें वो सिर्फ ये मैं कहता है कि मैं खट्टा आ गया हूँ, तुम अपना अम्ल निकालो। लेकिन आपके गट के सेंसर ही अगर बर्बाद कर दिए आपने, तो वो क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा। तो उसको तो एक छोटा सा टेस्ट चाहिए सेंसर को एक्टिव होने के लिए। तो बेसिकली ये सेंसर का एक्टिवेशन है त्रिफला, लेकिन हमें चूर्ण पे चूर्ण खिलाए जा रहे हैं और हम अपने गट को खराब कर रहे हैं। तो ये तीसरा चीज है। इसीलिए तो किसी पे काम करता है, किसी पे नहीं करता है। याद रखिएगा, उस पर काम करेगा जिसके गट के सेंसर अभी भी वो एंजाइम से निकालने के लिए तैयार है। अगर आपने अपनी स्ट्रेस के कारण, गलत खाने के कारण, या फिर आपके गट के बैक्टीरिया खराब हो गए हैं एंटीबायोटिक लेकर, उसके बाद आपके गट के बैक्टीरिया अगर खराब हो गए हैं, फिर आप त्रिफला भी खा रहे हैं या कोई भी दवाई खा रहे हैं, काम नहीं करेगी। काम कहाँ करेगी? वो कोई दवाई नहीं है, वो बेसिकली आपके जो हजारों लाखों सेंसर्स हैं, करोड़ों सेंसर्स हैं आपके गट के अंदर, उन्हें वो सिर्फ एक्टिवेट करते हैं। जैसे काली मिर्च अपना एक्टिव कर देगी, उसे कोई मतलब नहीं। अब मान लेते हैं आपने मीठा खाया कई दिन तक और आपके पास सारे सेंसर एक्टिव ही नहीं हो रहे क्योंकि आपने खट्टा नहीं खाया, तो मैं मानता हूं कि अब आधा चम्मच या चौथाई चम्मच आप त्रिफला भी ले लें, या एप्पल साइडर भी ले लें, या अचार भी ले लें, ठीक है ना, तो तब इसका काम होता है। लेकिन ये जानकारी हमें नहीं दी जाती, हमें त्रिफला बेचना होता है। इसलिए मुझे कई बार परेशानी होती है चीज़ों को बताने में, क्योंकि मैं चीज़ों को जब देता हूँ लोगों को जब मैं पढ़ चुका होता हूँ, चाहे वो मिल्क हो या शुगर हो। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है कि हर तरह के स्वाद को जो है वो ग्रहण करना चाहिए। खट्टा, मीठा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसेला लोग छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, सब करना चाहिए। आप
गड़बड़ हमारे साथ ये होगी, हम करेले को भी मीठा बनाकर खाना चाहते हैं। हम कहते हैं सर लौकी हमें वैसी पसंद नहीं आती, इसका टेस्ट बदलेंगे। अरे क्यों बदलेंगे टेस्ट? लौकी का टेस्ट लौकी का रहेगा, तोरी का रहेगा, करेले का करेले का रहेगा, तभी तो हमारे लिए वो अमृत बनेगा। अब जो आंवला है उसको तो आप मुरब्बा बना के खा रहे हो, और आपको साइंटिस्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, एक IITian साइंटिस्ट है मेरे पास जो हेड कर रहे थे आंवले के एक प्रोजेक्ट को एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, उन्होंने बताया कि 50 डिग्री के बाद आप आंवले को जब उबाल देते हैं उसका विटामिन C खत्म हो चुका होता है, और उसके बाद आप उसे शुगर में डाल रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है आपको। मतलब कर क्या रहे हो आप उसे ऐसी चबा लो ना एक तरफ रख के। एक आंवला आपका 3 दिन के विटामिन C को पूरा कर देगा, उसके बाद पानी पिएंगे तो ऐसा लगेगा मीठा लगेगा। लेकिन हम बेसिकली सब कुछ खराब करके कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा गट भी फिर उल्टा हमें सजा दे रहा है। जितनी भी बीमारियां हैं ये 3 जगह से आ रही है, माइंड, हार्ट एंड गट। तो अगेन जो आप बता रहे हैं कि अगर वो तभी काम करेगा जब आपने स्ट्रेस नहीं लिया है, यानी ब्रेन पे काम करने की जरूरत है, तो अगेन वो ब्रेन की ताकत और उसकी सर्वोच्चता की सर याद रखिएगा, जितने भी लोग IBS के आज इस चीज को सुन रहे हैं, जिनको IBS हुआ पड़ा है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, कभी गैस है, कभी एसिडिटी है, उनसे पूछेगा जिस दिन स्ट्रेस में होते हैं पेट क्या करता है, उस दिन वो कहते हैं फूल जाता है। इमीडिएटली याद रखिएगा, आपका माइंड आपकी वेगस नर्व के द्वारा आपके गट के साथ जुड़ा हुआ है। आपके गट के अंदर कितना खाना गया है, कितना वहाँ पर तेल है, कितना वहाँ पर फैट है, इमीडिएटली आपकी आंतें वेगस नर्व से आपके माइंड को बताती हैं। इससे हम गट सेंसेशन कहते हैं, जो आपका माइंड लेता है। माइंड इमीडिएटली कैलकुलेट करता है कि अगर मेरे पास इतना फैट आ गया तो मेरा बाइल जूस इमीडिएटली पंप होना चाहिए गाल ब्लेडर से, ठीक है ना। और वो ड्यूडेनल पपीला एक जगह एक पंपिंग की जगह होती है, वहाँ से वो पंप मारता है। लेकिन अगर आपके माइंड को ये इन्फॉर्मेशन मिल गई है, लेकिन आपकी वेगस नर्व इस इन्फॉर्मेशन को नहीं दे रही है आपके गाल ब्लेडर को, तो आपको याद रखेगा, न तो आपका फैट पचेगा, और आपके गाल ब्लेडर में जो पत्थर होते हैं इसलिए होते हैं कि गाल ब्लेडर की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपकी वेगस नर्व बेसिकली खराब हो चुकी है, और वहां पर जो बाइल जूस है वो क्रिस्टलाइज्ड हो रहा है। तो हमें हर चीज को, हम 3 चीजों को ठीक खराब क्यों हो रही है? खराब इसलिए हो रही है कि सर हर टाइम तो आप बिना मतलब सोच रहे हैं, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, रात को नींद नहीं आ रही है, आपके पास जहाँ पैसा कम हो के आपके पास बहुत सारा पैसा है पर किसी से कम है, रात भर जाग रहे हो आप, छोटी छोटी बातों पर आपको आप हंसना भूल चुके हैं, ठीक है ना। आपको क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं मिल रहा रोजाना। एक बच्चे को कब उठाते हैं आप? सुबह 6 बजे। मैं अब स्कूल के ऊपर या पेरेंट्स को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि एक दिनचर्या क्या है। और मैं देखता हूँ कि मम्मी पापा को बच्चे सड़क पर खड़ी है बस, स्कूल बस, उसके मुंह में दे रखा है एक पराठा और उसे दौड़ा रहे हैं, खा ले खा ले खा ले। वहाँ जाकर वो पढ़ रहा है, उस बेचारे को क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं मिल रहा, बस वो सो रहा है तो हाफ टाइम में सो रहा है, कई बार बस में ही सो रहा है, आगे फिर आपने उसे काम में लगा दिया। याद रखिएगा, हर 90 मिनट के बाद आपकी बॉडी को एक साइकिल चाहिए। अब इसे देख लीजिएगा कभी गूगल करके, या तो मेरी प्रॉब्लम है कि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, उसका नाम है अल्ट्रेडियन रिदम। हर 90 मिनट के बाद हमें जीने के लिए हमारी बॉडी को अल्ट्रेडियन रिदम चाहिए, साइकिल चाहिए, जिसको हम रेस्ट एंड अलर्टनेस का साइकिल कहते हैं। कई बार आप देखेंगे जब आप गाड़ी चलाते हैं बहुत देर तक, आपको अचानक पूछते हैं यार वो फला रेस्टोरेंट कब आएगा, कोई कहता है वो पीछे चला गया है भाई, अरे तुम सो रहे थे क्या? नहीं, जाग रहे थे। उस समय आपकी बॉडी एक साइकिल से गुजर रही थी और वो अपने आप को रिचार्ज कर रही थी, और आपके एक सेंस को पूरी तरह से काम करवाते हुए बाकी सेंसेस को उसने थोड़ी देर के लिए सुला दिया था। याद रखिएगा, ये क्वालिटी रिकवरी टाइम हमारे योगियों को मालूम था। अच्छा। इसीलिए उन्होंने शव आसन और योग निद्रा जैसी 2 प्रक्रियाएं बनाई हैं, जिसमें आप अपनी बॉडी को एक बार फिर रिचार्ज कर लेते हैं। तो ये जगह जगह भी हो जाता है, या बॉडी को नहीं दे तो खुद से वो फेज में लेके आती है बॉडी? एग्जैक्टली। लेकिन क्या होता है कि आप कॉर्पोरेट में जाइए, आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वहाँ पर आपको एक चीज़ फ्री मिलेगी, वो है चाय की और कॉफ़ी की मशीन। खूब चाय पिएं, खूब कॉफ़ी पिएं, यानी कि आप अपने साइकिल को तोड़ते रहें। तो लोग बीमार नहीं है, बेसिकली उनके माइंड में भरे पड़े हैं परसेप्शन, और उनका खाना जो है उनके आंतों के जो टिश्यूज़ हैं उनको बर्बाद कर रहा है, और आपको क्वालिटी रिकवरी टाइम नहीं मिला, जिससे आपकी ग्लैंड्स बर्बाद हो रही हैं। ये बच्चों की आपने चर्चा की, तो जरा एक चीज़ और क्लियर करिए कि ये माएँ जो हैं हमेशा बच्चों के पीछे पड़ी रहती है खिलाने को लेके। वो उनका प्यार का हो सकता है कि एक तरीका हो, बट बच्चा देखता हूँ कि खाने से उसके चक्कर में नफरत भी करने लगता है। तो ये भी दिमाग का कुछ एक खेल है या क्या है? सिंपल सी बात है, आप ये मानते हैं कि अगर उसके पेट में कोई चीज़ चली गई तो उसकी बॉडी में भी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी हड्डी टूटे तो हम फेविकॉल पी लिया करें। याद रखिएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
सवाल ये नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, सवाल ये है कि आप कितना डाइजेस्ट करके उसमें से कितने आपके न्यूट्रिएंट बॉडी रिसीव कर पा रही है। कई बार याद रखिएगा, जितने न्यूट्रिएंट आपके बाहर के खाते हैं केमिकल के रूप में, वो जरूरी नहीं कि बॉडी उन्हें एक्सेप्ट कर रही हो सके रिजेक्ट कर रही हो। अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपके गट के अंदर प्रॉपर बैक्टीरिया नहीं है, जिनको हम माइक्रोबायोम कहते हैं, 2007 के बाद जो ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, अभी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। 2007 में बैक्टीरिया, अगर आपके पास गट का वातावरण अच्छा नहीं है तो आप बाहर से कितना भी केमिकल खा लें आयरन के रूप में, वो आपके ब्लड में दिखाई देगा, लेकिन बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो हो सकता है कि बहुत कम करे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो आप ले रहे हैं बाहर से, वो बॉडी तभी लाइक करेगी जब वो खुद बना रही हो। मान लेते हैं एक परिवार का एक आदमी है, उसकी डेथ हो गई है, वो 6-8 लोगों में से एक मेन था, तो क्या किसी भी आदमी को लाकर हम बैठा देंगे कि यार देखो अभी तो आप पूरे हो गए ना मेंबर, तो नहीं मानेगी ना। याद रखिएगा, वो लोग नहीं मानेंगे, उन्हें उनका पापा चाहिए, भाई चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम वैसा कुछ दे रहे हैं केमिकल के रूप में बॉडी को। इट डजंट मीन इट विल वर्क। अगर ऐसे काम करती तो याद रखिएगा, पैसे वाले बहुत हैं इन केमिकल को खाने के लिए, वो कभी बीमार ना पड़ा करते। बॉडी को अपना एनवायरनमेंट चाहिए, होम्योस्टेटिस चाहिए, तभी वो उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगी। तो बच्चे को अगर माँ ज़बरदस्ती खिला रही, उसके दिमाग में ये है कि चलो कुछ कुछ पेट में रहेगा, खिला दूंगी तो बच्चे के शरीर में लगेगा, वो मोटा ताज़ा होगा और उसके हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ये सही सिंपल सी बात यह है कि जब भूख लगेगी तो खाएगा ना। अब आप बेसिकली उसको खिला रहे हैं, कभी आपने सोचा कि उस स्ट्रेस के कारण जो आप उसको दे रहे हैं, खेलने के लिए उसको टाइम नहीं है, ठीक है ना। माँ एक इतनी बड़ी गलती कर रही है कि उसको मोबाइल उसके सामने या टैब उसके सामने रख के कोई फिल्म चला देते हैं, तब खाना खिला रहे हैं। दे आर डूइंग द बिगेस्ट क्राइम विद देयर चिल्ड्रन। भाई पहले तो पता कर लो कि उस स्ट्रेस के कारण उसके पेट में कितना एसिड निकल रहा है या नहीं निकल रहा। समय से पहले हमारा एसिड ही कम होता जा रहा है। अगर एसिड बनेगा, याद रखिएगा, जो आपके भूख के केमिकल से वो बनेंगे तो वो खाना भी खाएगा और आप बेसिकली एंकर बन जाती है। मैं बहुत सारी मदर तो खाने की एंकर बन गई है। एंकर का मतलब ट्रिगर, जैसे ही माँ खाना लेकर आएगी बच्चा स्ट्रेस में आ जाएगा, अब ये खिलाएगी, और स्ट्रेस में आने के कारण जो उसका जो गट का रिएक्शन है वो बॉडी को जाएगा, माइंड को जाएगा और एकदम से खराब होगा। इसे हम ट्रिगरिंग कहते हैं, इसे हम एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं। याद रखिएगा, कई बार आप किसी आदमी को देखकर खराब फील करते हो, किसी जगह पर जाकर आपको पुरानी यादें आ जाती हैं, कोई पुराना गाना सुनकर आपको अचानक वही स्टेट आ जाती है, कभी किसी के साथ बैठे या प्यार किया था या किसी के साथ लड़ाई हुई थी। हमारा माइंड, याद रखिएगा, मेमोरी के साथ लिंक कर लेता है उस घटना को। तो माँ हर बार अगर तंग कर रही है उसे खाना खिलाते तो जैसे ही वो कहेगा बेटा मैं खाना लेकर आ रही हूँ, इमीडिएटली बॉडी विल गो इनटू ए वेरी डिफरेंट जोन। दिस इज व्हाट वी टीच इन एनएलपी। तो ये अगर माँ को ये समझाया भी जाए तो माँ ये कहती है कि बच्चा खाता ही नहीं है। बेसिकली हर माँ को दो ही प्रॉब्लम है कि बच्चा पढ़ता कम है और बच्चा खाता कम है, और उसे ये लगता है कि खेलता ज़्यादा है। माँ को ये होना चाहिए कि वो बेसिकली प्लेफुल जोन में रखे पहले उसको। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि अगर ये नहीं कमाएगा तो ये नहीं पढ़ेगा तो कमाएगा क्या। तो मैं कहता हूँ इसको पढ़ाने के लिए मम्मी पापा की जगह दादी की कहानियाँ सुना और तुम 100 करोड़ कमा के से दे दो। वो कहता है हमारे पास नहीं। मैं कई बार हंस के कहता हूँ इसका मतलब तुम अपनी कमियों को उसके ऊपर थोप रहे हो। एनी वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को खिलाने के लिए पहले मदर को बहुत कुछ करना चाहिए। और ये जो आपने टैब रखकर खिलाने का जो काम किया है, आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी गलती है। उस समय आपका माइंड, अगर मैं इसको काउंटर करूं कि क्या दिक्कत है अगर टैब से अगर बच्चा खा रहा है। हम पहले लोरी भी तो सुनाया करते थे, गाने सुनाया करते थे, बच्चों को खिलाते थे, चंदा मामा दूर के, तो वही तो स्क्रीन पे हो रहा है। क्या दिक्कत है? ये लोरी नहीं है। अगर वो लोरी होती तो आपको पता है कि जिन बच्चों को लोरी सुनाते हुए दादी या नानी या माँ की या पापा की हाथ जो उसके कमर पर माथे पर चलता था, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है। कभी किताबें मैं आपको देता हूँ। याद रखिएगा, उनकी कमी के कारण वह टैपिंग अब नहीं हो रही है। वह बच्चा अब क्वालिटी रिकवरी टाइम में नहीं जा रहा है। आज किसी भी बच्चे को, बीमार बच्चे को अगर आप टैप करते हुए सिर्फ लोरी सुना देते हैं तो आपकी उसके अंदर केमिस्ट्री बदल जाती है। उनके अंदर वो केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं, ठीक करने वाले। और जब आप इनको कहते हैं कि भाई अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही आपका माइंड उस पिक्चर को देख रहा है और वो अब खाने को नहीं खा रहा है, आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है आपकी इम्यूनिटी। याद रखिएगा, वहाँ पर जो सीन है, इस समय आपका माइंड कहाँ बिजी है? खाने के साथ के पिक्चर के साथ। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पिक्चर के साथ बिजी है? इसका मतलब है कि इस समय जो खाना उसके पेट में जा रहा है
उसकी इंफॉर्मेशन माइंड को पार्शल जा रही है या नहीं जा रही है, क्योंकि माइंड कहाँ बिजी है, कहीं और, यस और वो भी इस तरह से कि वहां पर वो पूरी तरह से ऐसे देख रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है, राइट। तो अब ये समझिए कि जो पेट को इस समय एसिड चाहिए था, उसके पास खाना आ गया है, उसने कहा 10 ग्राम खाना आ गया, वो इमीडिएटली 10 ग्राम खाने को एकदम चेक करेगा, कितनी प्रोटीन, कितना कार्ब, कितना यहाँ पर फैट है, और इस इन्फॉर्मेशन को वेगस नर्व से माइंड को भेजेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गट किताब कभी पढ़िएगा, जूलिया एंडर्स की डॉक्टर है वो, और उसके बाद वो माइंड ये कहेगा अब इसके लिए इतना इसमें ग्रेनिल निकालो, इतना इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालो, इसका इतना मूवमेंट करो। ये बच्चे में भी ऑटोमेटिक होता रहता है, ये सब होगा, होता है। लेकिन आपका ब्रेन तभी तो बताएगा जब वो बिजी ना हो। अब आपका ब्रेन कहाँ बिजी, वहां आप उसके बच्चे का पेट भरते जा रहे हैं, पेट भरने से कुछ नहीं होगा, थैले ही है वो तो, वहां पर अब आपने माइंड को कहीं और बिजी कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि आप खाने के टाइम पर कोई गलत ना सोचें, इवन बहस ना करें, किसी के साथ ज़्यादा बातें नहीं करें, बिजनेस की बातें बिल्कुल भी खाने पर ना करें, बस आप खाने को खाएं, खाने की तरह खाएं। हाँ, योग आयुर्वेद कहता भी है कि अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हैं तो वो जहर के समान, जहर का ही है, क्योंकि आपका इमीडिएटली माइंड क्या तैयार कर रहा है वहाँ पर, बेकार के हार्मोन्स, और वही तो आपके और एनवायरनमेंट को क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 32 बार खाना चबाना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पर एक चीज़ भूल गए, वो क्यों चबाना चाहिए। मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, आप चौंक जाएंगे। अगर आप इस 32 बार खाना चबा रहे हैं तो आपके खाने की 99% आने वाली एलर्जीज आपको कभी नहीं हो पाएंगी। रीज़न बताता हूँ, जब आप 32 बार या 35 बार या 30 बार खाना चबाते हैं, उसे लिक्विड बना देते हैं और लिक्विड के बाद भी चबाते रहते हैं, तो उसमें किस चीज़ की बढ़ोतरी हो रही, सलाइवा की। एंड व्हाट इज सलाइवा? सलाइवा इज फिल्टर्ड ब्लड। हमारा सलाइवा पानी नहीं है, इसमें से रेड ब्लड सेल्स को निकालकर हमारी बॉडी हमारे ब्लड को ही सलाइवा बनाती है। अब याद रखिएगा, तो ब्लड किसका है? आपकी बॉडी का। जब ये खाने के साथ खूब मिल रहा है, खूब मिक्स हो रहा है, तो हर जगह पर आपके सलाइवा का प्रेजेंस हो गया है, यस और नो। अब आप उसे खाते हैं तो बॉडी इमीडिएटली क्या कहती है, इट इज मी ओनली, ये तो मैं हूं। तो जो खाने में कुछ ऐसी चीजें थी जिसके प्रति वो एलर्जिक हो सकती थी, वो रुक जाएगी, यानी कि आपकी फूड सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ब्लड तो उसका अपना है ना, उसको तो वो अपना पहचानती है ना। मान लेते हैं आपके घर में कोई भी अनजान आदमी आ जाए, घुसने दोगे क्या? नहीं घुसने दोगे ना। लेकिन अरविंद जी, अगर मैं कहूं कि आपके भाई का, छोटे भाई का एक फ्रेंड है, वो जो कई बार आपसे मिल चुका है, अब वो आपके भाई के साथ आपके घर में आता है, आप अलाउ करोगे ना? याद रखिएगा, यही आपके सलाइवा का काम है। सलाइवा में, इसीलिए सलाइवा जो है आपका इम्यून सिस्टम उसके साथ होता है, IgA जिसको हम कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप A। तो सलाइवा इज नॉट जस्ट वाटर, इट इज योर फिल्टर्ड ब्लड हैविंग नो रेड ब्लड सेल्स। उसे जितना चबाओगे बॉडी उतना ही उसे एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज इट इज इट्स ओन फैमिली मेंबर, इसलिए उसे कहा जाता है। यहाँ तो आजकल खाने के लिए बस लोग खा लेते हैं, भूख का भी इंतजार नहीं करते हैं, बस खा लिया, टाइम हो गया, खा लिया। बेसिकली यही गड़बड़ हो रही है कि अधिकांश भूख हमें इमोशनल भूख, इमोशनल भूख है, ट्रिगर्ड भूख है, हमारी भूख है ही नहीं। बेसिकली कई बार ये होता है कि आप घर पे हो तो पता है आपके ट्रिगर बने होते हैं, जैसे ही 1 बजा और वाइफ की आवाज़ सुनो तो आप कह रहे हैं हाँ आ रहा हूँ हाथ धोकर। उन्होंने ये नहीं कहा खाना खा लो, यानी कि यू आर ऑलरेडी ट्रिगर्ड विद दैट वर्ड, तो वो इमीडिएटली आपकी बॉडी उस आर्टिफिशियल स्टेट में चली जाती है। तो जितनी भी भूख है हमें, बेसिकली कई बार हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं, तो उस समय हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करने को तो आप अपनी जगह से उठ जाते हैं, फिर दूर घूमते हुए कहाँ जाते हैं, हमेशा आप किचन में जाते हैं, फ्रीजर खोलते हैं, कुकीज़ निकालते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, हमें भूख लगना ही बंद हो गई है। खाने से, भूख से पहले हमारे पास हजारों चीज़ अवेलेबल है। अगर हमें दो प्रकार की चीज़ें हमारी जीवन में नुकसान हुई हैं 50 सालों में, तो मैं एक बुक में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा सिर्फ 2 चीज़ें आपके जीवन में खराब हुई हैं जिसके कारण आप मोटे, बीमार, डायबिटिक, कैंसर पेशेंट बन चुके हैं। पहली चीज़, आपके जीवन से भूख हटा ली गई है और खाना अनलिमिटेड दे दिया गया है। उसके लिए जीन आपकी तैयार नहीं थी। अगर आप एक किताब को पढ़ें, अल्ट्रा माइंड सॉल्यूशन, कोई डॉक्टर मार्क हैमन की किताब है, पेज शायद 70 या 80वां है, उस पर लिखा है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हंटर गैदरर थे, वो कितनी चीनी खाया करते थे एक साल में टोटल। चीनी यानी कि शुगर तो नहीं थी, लेकिन टोटल शुगर का कितना एवरेज था, 20 चम्मच एक साल के बराबर। अब कितना एवरेज है आपका, 50 चम्मच के बराबर। 158 पाउंड एक अमेरिकन खाता है सेड डाइट में, स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट। वही डाइट हम भी फॉलो करने लगे हैं, बच्चे तो वही खा रहे हैं। 158 पाउंड चीनी हम खा रहे हैं, जिसके लिए हमारी जीन नहीं बनी है।
तो जब आप इस तरह से खाने को खाएंगे, अलग अलग तरीके से इस तरह से ऐड है हर चीज में, आप कोई भी आप डब्बा मैं उठा के कल लाओ, मैं ऐसे ही मैं एयरपोर्ट पे घूम रहा था, सब पे शुगर। हाँ, वहां पर मैं एक कोल्ड ड्रिंक उठाया ऐसे ही, 400-500 ग्राम की बड़ी बोतल थी, मैं देखने लगा सिर्फ देखने के लिए, हर एक में 10.8 ग्राम से कम नहीं थी पर 100 ग्राम, पर 100 ml, यानी कि आपको 200 ml पीना तो 20 ग्राम आपको शुगर चली गई है। 20 ग्राम शुगर का मतलब है ऑलमोस्ट आप ये समझिए कि 400, आपकी 300 यूनिट ऊपर जाएगी। आप इंसुलिन आपके ठक से बढ़ेगी, इंसुलिन बढ़ेगी तो वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड, आपका वेट बढ़ना ही बढ़ना है। याद रखिएगा, जब भी पहली चीज जो हमें दी गई ना, वो हमें भोजन बहुत दिया गया पिछले 50 सालों में, और दूसरी चीज जो हमसे चुरा ली गई है, जो हमारे लिए जरूरी थी, वो थी मेहनत। आप ये कहते हैं मैं 1 घंटा जिम में काम करता हूँ, हमारी बॉडी 1 घंटे के लिए नहीं बनी है, हमारी जीन्स कम से कम 6-7-8 घंटे की मेहनत के लिए बनी है। सही बात है। बच्चों की बात हो रही थी थोड़ी सी, और पिछली बार भी हमने जब बैठे थे तो हल्की सी चर्चा की थी आपने कि बच्चों में आजकल जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि बच्चा बहुत हाइपर हो जा रहा है, ये आपका ADHD उसको हो रहा है, ऑटिज़म वाले बच्चे बहुत देखने को आ रहे हैं, है ना? इनके रीज़न क्या है? इनका भी दिमाग से कोई कनेक्शन है या पूरा देखभाल में? दिमाग से नहीं सर, पेट से है। कभी भी आप 10% ह्यूमन का पहला चैप्टर पढ़िएगा, ऑटिज्म नेवर स्टार्ट्स विद योर माइंड, इट सीम्स टू बी द माइंड प्रॉब्लम, लेकिन इट इज़ द गट प्रॉब्लम। माँ के पास बैक्टीरिया होते हैं स्पेशल, जो आई मीन नॉर्मल डिलीवरी से बच्चे को मिलते हैं। आजकल हमारे हर मदर के साथ हो रहा है, दैट इज़ सिजेरियन ऑपरेशन, तो बच्चे को नेचुरल बैक्टीरिया नहीं है। आप बच्चे के बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली दे रहे हैं। उसमें पूरा दिखाया गया है कि एक मदर का बच्चा बिल्कुल ठीक था 3 साल तक, के अचानक डॉक्टर ने उसे 7 वीक तक 8 वीक तक एंटीबायोटिक दे दिए, और अचानक वो ऑटिज्म का शिकार हो गया, क्योंकि उसके जो गुड बैक्टीरिया थे वो ऑल्टर हो गए, मर गए, और जो बैड बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरता नहीं है वो जिंदा रहा, और उसमें वो बैक्टीरिया जिंदा रहा था जिसमें बेसिकली जिससे टेटनस वगैरह होती है, उसका नाम भी पूरा दिया गया। कभी 10% ह्यूमन पढ़िएगा। उस लेडी ने उस बच्चे को रिकवर करने की पूरी कोशिश करी, इसके ऊपर बड़े बड़े डॉक्टर्स लगे। 10% ह्यूमन किताब का नाम है, पहले ही चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। बच्चे के पास उस बैक्टीरिया को किसी तरह से निकाला गया जो बेसिकली टेटनस वाला था, और नए बैक्टीरिया को डेवलप किया, लेकिन तब तक एक नुकसान हो चुका था जो ऑटिज्म को नहीं समझ रहे हैं लोग। वही नुकसान ये था कि हमारे बचपन में हमारे माइंड के अंदर पर सेकंड 20 लाख न्यूरल पाथवे बनने जरूरी होते हैं। यानी कि जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसे चीज़ों को समझने के लिए, उसे रेस्पॉन्ड करने के लिए, उसे सामाजिक चीज़ों को समझने के लिए पर सेकंड 20 लाख मेमोरी उसके अंदर जाती है। कितनी? 20 लाख पर सेकंड। लेकिन जब बच्चा ऑटिज्म का शिकार था, जब उसका ब्रेन पूरी तरह से हैक हो चुका था, बैक्टीरिया बेसिकली हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे ब्रेन को चलाते हैं। हमारे गुड बैक्टीरिया हमारे अंदर SCFA नाम का एक केमिकल निकालते हैं जो ब्रेन के लिए बेहतरीन है, ठीक है ना। उसकी कमी के कारण हमारा ब्रेन इन्फ्लेम्ड रहता है। जितने भी ऑटिज्म के बच्चे मिलेंगे या ADHD के, उनका हमेशा ब्रेन सूजा हुआ मिलेगा। ब्रेन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अंदर से। हाँ, यस, क्योंकि गट की प्रॉब्लम है। कभी पढ़िएगा आपसे डीपली, तो जैसे उस बच्चे का गट भी ठीक किया गया, उस बच्चे का, जो मैं 10% ह्यूमन की किताब की बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चे के पास जो 1.5 साल के अंदर नुकसान हुआ है, उसे वो कैसे भरपाई करें। यानी कि बच्चे के जो न्यूरल पाथवे डेवलप होने थे, जो ब्रेन सेल आपस में डेवलप होनी थी, जिनका इनका कनेक्शन बनना था, वो ख़त्म हो गया। अभी मैं देख रहा था, किसी ने कहा है कि फलां चीज़ खा लो, किसी ने कहा नीम खा लो। मैं कहता हूँ कि सभी को करके देख लेना चाहिए, लेकिन मैं मदर से कहूँगा कि ये एक बहुत इमोशनल इशू है। आप जब माँ बन रही हो तो एंटीबायोटिक का यूज़ कम से कम करें, कोशिश करें कि डिलीवरी नॉर्मल हो, या फिर आप अपने बच्चे के बैक्टीरिया को अपने दूध से और खूबसूरत खाने से बनाए रखें। पहले 5-6 साल एंटीबायोटिक का रैंडम यूज़ मत करें, पैरासीटामोल का रैंडम यूज़ मत करें, स्टेरॉइड्स का रैंडम यूज़ मत करें, एंटासिड का रैंडम यूज़ मत करें। आप अपने बच्चे के गट को बचाइए, और गट ही पूरी तरह से कंट्रोल करता है आपके माइंड को। जो बुढ़ापे में बीमारियां होनी थी, वो 35 साल की उम्र में हो रही है, जिनका नाम आपने लिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन। सही बात है। ये थोड़ा सा और मैं इसको समझना चाहूँगा कि सिजेरियन में कैसे वो बता रहे हैं कि बैक्टीरिया बच्चे को नहीं मिल पाता है। जो अच्छा, उसको पहले ज़रा मैं दर्शकों को बता दूं कि ADHD और ये ऑटिज़म होता क्या है, जो नहीं जानते हैं। ये बच्चे वो होते हैं जो
जिस तरह से नॉर्मल बिहेवियर उनका होना चाहिए वो नहीं रहता है, खोए खोए रहेंगे, नज़र नहीं मिलाएंगे, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, और जिस तरह से भी खेलना बोलना या फिर उनकी स्पीच डिले हो जाती है, और भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम यही आती है, यही सब चीज़ें होती हैं। और ये प्रॉब्लम आ रही है, सर बता रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन इन तमाम बातों से जो सर बता रहे हैं। तो वही पूछ रहा था सर कि सीजेरियन बच्चा अगर हुआ है तो वो कैसे, क्या बैक्टीरिया उसको नहीं मिल पाएगा, गुड बैक्टीरिया? मैं यहाँ पर आपको विद रेफरेंस बता देता हूँ ताकि लोगों के काम आए। देयर इज ए बुक कॉल्ड गुड गट। देयर इज मैनी किताबें जो गट के ऊपर है। द गट पहली किताब है, फिर है सुपर गट, फिर है गुड गट, फिर है गट एंड माइंड कनेक्शन, पहली किताब हुई थी। तो जो गुड गट है वो 2 डॉक्टर्स ने लिखी है, उनमें से एक है एरिका सोननबर्ग और एक है जस्टिन, उसके हस्बैंड, और ये दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा, एरिका को जब पहली बेटी हुई तो वो सिजेरियन ऑपरेशन से हुई। सिजेरियन ऑपरेशन का मतलब है कि बच्चे को अलग से ऊपर से निकाल लिया, फिर एंटीबायोटिक माँ को भी दिए, बच्चे को भी देने पड़ते हैं, कई बार इन्फेक्शन ना हो जाए, और जो उसका नेचुरल बर्थ प्रोसीजर है वो अवॉइड कर दिया जाता है। जब हम नेचुरली पैदा होते हैं तो मदर के जो वेजाइनल बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी को लगते हैं, वहीं से वो बैक्टीरिया हमारी नाक से, कानों से, आँखों से और मुँह से अपनी जगह बनाते हैं हमारे गट के अंदर। और जो माँ का दूध होता है उसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक बेइंतहा होता है ताकि वो बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी डेवलप कर लें। लेकिन जब एक बच्चे का जन्म सिजेरियन ऑपरेशन से होता है तो वो बैक्टीरिया कंप्लीटली बाईपास हो जाते हैं। फिर आप उसे स्टेलाइज्ड वे में रखते हैं। हमारे घर के फर्श स्टेलाइज्ड हैं, हमारी सारी चीज़ें स्टेलाइज्ड हो गई। अब हर जगह आपके पास हाथ धोने के लिए क्लीनर्स हो गए, और आपके पास फ्लोर भी अब गंदी नहीं रही। आपको एक चीज़ बताऊं, इसे रोकते हुए याद रखेंगे इस सवाल को अभी मैं। देयर इज अ स्टडी कॉल्ड हाइजीन हाइपोथेसिस। डॉक्टर डेविड ट्रेकन नाम के एक डॉक्टर ने एक चीज़ देखी है कि उन्होंने 14 या 15 हज़ार बच्चों को लिया। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनको ना कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ थी, ना कोई ब्रेन डिजीज़ थी, वो मस्त थे, ना उनका ओवरवेट था, ना उनको कैंसर था, ना उनको एलर्जीज थी, ना उनको सर में दर्द होता था। दूसरे बच्चे ऐसे थे जिनको कैंसर भी थे, ऑटो इम्यून थी, जिनको मोटापा था, एलर्जीज थी। इन दोनों बच्चों को छांटा और स्टडी किया। डॉक्टर डेविड ट्रेकन ने यह भी किया है इसी दशक में, और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात पाई कि जितने बच्चों को बीमारियां थी, बेसिकली इनके पास वो गुड बैक्टीरिया नहीं थे जो होने चाहिए थे, क्योंकि ये बहुत स्टेरिलाइज्ड और सफाई की जगह पर रहते थे। अच्छा। और जो बच्चे एक ही घर में 3-3 बच्चों के साथ सो रहे हैं, एक ही टॉवल यूज कर रहे हैं, जिनके नाखून भी नहीं काटे जा रहे हैं, अच्छा। और जो एक तरह से कभी नहा भी नहीं रहे हैं, धूल में मिट्टी में, ठीक है, धूल में मिट्टी में नहा रहे हैं, फार्म हाउसेज में काम कर रहे हैं, ठीक है ना, खाना खाते हुए हाथ भी धोना भूल गए, पशुओं के साथ खेल रहे हैं, उन बच्चों के पास कोई बीमारी नहीं थी क्योंकि उनके बैक्टीरिया डेवलप हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि हाइजीन हाइपोथेसिस, जो वर्ड तुम्हें बेचा गया है कि हाइजीन बेसिकली सफाई है, ये बेसिकली गलत है। आपको डेवलप होने के लिए इन बैक्टीरिया का होना जरूरी है, दुश्मन नहीं, ये दोस्त हैं, और इन बैक्टीरिया से आपको दूर रखा जा रहा है। और जितने बैक्टीरिया कम होंगे, याद रखिएगा, उतना ही बच्चों का बिहेवियर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है आज, ठीक है ना। तो जब सिजेरियन की बात करता हूँ फिर वहीं, तो एरिका को पहली बेटी हुई तो वो बेटी ऑटिज्म और ADHD की तरह की पेशेंट हो गई। उन्होंने कहा कि आखिर ये क्यों हुआ, तो पाया कि उसके गट के अंदर बैक्टीरिया ही नहीं है जो होने चाहिए थे। जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस रोटेरी होना चाहिए, बैक्टीरिया दूसरे होने चाहिए, वो है ही नहीं, और बेकार के बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं जब अच्छे वाले नहीं होते, क्योंकि अच्छे वाले बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, दूसरी बार जब दूसरी बेटी उनकी जन्म ले रही थी तो वो सिजेरियन नहीं होनी थी, तो उन्होंने किताब में लिखा है, तो उन्होंने अपनी गायनिक से कहा, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से, सर्जन से बोला कि आप इस बच्चे को जैसे ही पैदा हो मेरी वेजाइना से वो बैक्टीरिया लें, कॉटन से, और इसको पूरी तरह से लगाएं। एंड दे डिड द सेम थिंग एंड द सेकंड चाइल्ड वाज ओके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, द गुड गट नाम की किताब पढ़िएगा, और ये डॉक्टर की है। उस डॉक्टर ने फिर सारा काम इन बैक्टीरिया के ऊपर किया। उन्होंने अपनी लैब बनाई हुई है एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, और वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर काम करते हैं। और 2007 में तो ये ह्यूमन माइक्रोबायोम जो प्रोजेक्ट है ये भी कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने ये पाया है कि हम इतनी कम जीन्स के साथ जिंदा नहीं रह सकते। हमारे पास 23,000 जीन्स होते हैं कुल, केंचुए के पास हमसे ज़्यादा जीन है, फिर हम कैसे जिंदा रहते हैं। तो उन्होंने पाया कि जो हमारा 40 लाख जीन हमें अपने पेट से मिलती हैं, और अगर वो गट बैक्टीरिया नहीं है तो हम जेनेटिकली बहुत पुअर हो जाते हैं, और हमें जीन की बीमारियां होने का पूरा डर रहता है। तो ऑटिज्म होने के यही रीज़न है सर, या कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं? देखिए, कंप्लीट रीजन तो यही बताया है उसमें तो, लेकिन फिर भी अगर किसी मदर के साथ है
तो जल्दी से पहला काम एक ही काम करें कि अपने बच्चों को, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तनाव में है तो आपका जेनेटिक एक्सप्रेशन बदल जाता है। एपिजेनेटिक्स ये कहती है, साइंस ये कहती है कि आप जीन को नहीं बदल सकते, लेकिन जीन के रेस्पॉन्स को बदल सकते हैं हर पल। जीन नहीं बदल सकते आप, खराब जीन के साथ भी आप जिंदा रह सकते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ेगी आपका। बेकार की इवन मौत वाली जीन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समय से पहले वाली कैंसर की जीन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एपिजेनेटिक्स पढ़िए। सवाल यह है कि क्या आप उसे एक्सप्रेस करने से रोक पा रहे हैं और आपकी हेल्थ की जीन को एक्सप्रेस करने से आप उसको परमिशन दे रहे हैं। तो जब हम मदर जब प्रेग्नेंट होती है, वुड बी मदर, उस समय अगर वो बहुत ज़्यादा तनाव बिना मतलब ले रही है, ड्रग्स ले रही है, अल्कोहल ले रही है, केमिकल्स ले रही है, बिना मतलब की बहुत वीडियो देख रही है, अपने माइंड को एक तरह से पेनफुल परसेप्शन में डाल रही है, तो जीन खराब होनी है, एक्सप्रेस वही बच्चे को आ जाएगी। तो वह एक बड़ा रीज़न हो सकता है। यद्यपि हम सब लोग 99.9% जीन हमारे अंदर एक ही होती है, एक्सप्रेशन अलग होते हैं। आपको मैं एक चीज़ बताऊं जेनेटिकली थोड़ा सा लोगों को जी करने के लिए, हमारे पास एक बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों को है, ये सेलियक पेट की बीमारी होती है। अच्छा। जिसमें हमें गेहूं नहीं पचता है, यानी कि वीट एलर्जी होती है हमें, और उससे हमारा पेट कई बार फूल जाता है, पेट से कई बार खाना निकाला जाता है अगर वीट चला गया, ऑटो इम्यून हो जाती है, कैंसर हो जाता है, वेट गेन हो जाता है या वेट लॉस हो जाता है। कैन यू बिलीव ये इस बीमारी को होने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है, एक सेलियक जीन आपके पास हो और दूसरा आप गेहूं खाएं। लेकिन अमेरिका में 32% लोगों के पास ये जीन है और वो गेहूं भी खाते हैं, लेकिन सेलियक बीमारी सिर्फ 1% लोगों के पास है। क्यों? यस पता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यह है कि उनके गट के बैक्टीरिया इतने एक्टिव हैं बाकी लोगों के कि उनके वो जो गट के बैक्टीरिया वो अपनी जीन तैयार कर देते हैं और वो सेलियक जीन को एक्टिवेट नहीं होने देते जिंदगी भर, गेहूं खाने के बाद भी। तो कई बार जो गेहूं की एलर्जी है वो सिर्फ गेहूं की वजह से नहीं है, आपके पास गुड बैक्टीरिया की कमी है, जिसके कारण आपकी जो सेलियक जीन है वो एक्टिवेट हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जीन अगर खराब भी है तो वह कई बार एक्टिवेट नहीं होगी या एक्सप्रेस नहीं करेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। इसे कभी आप पढ़ के देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर कौन सी किताब मैं पढूं, तो मैं 2 किताबों का नाम दे देता हूँ। द व्हीट वैली रिटन बाय डॉक्टर डेविस विलियम एंड द ग्रेन ब्रेन। ग्रेन ब्रेन का मतलब है कि अनाज का दिमाग, बाय डॉक्टर पर्ल मटर। अच्छा। अब इन किताबों को पढ़िए, रिसर्च के साथ लिखी गई हैं। उनके ऊपर मतलब 300 किताबों को लिखकर पढ़कर एक आदमी किताब लिखता है, याद रखिएगा, जब भी वो छपती है मेडिकल की, उनको पूरे रेफरेंस दिए जाते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कई बार आपके पास बेकार की जीन है। कई बार हम कहते हैं ये ADHD की जीन आ गई या कहीं से, अरे भाई आई नहीं, अगर ये पड़ी हमारे पास, ये एक्टिवेट नहीं होगी अगर आपने अपने बॉडी के होम्योस्टेटिस को बनाए रखा, स्वास्थ्य को बनाए रखा। पिछली बार जब हमारी बात हो रही थी इस पे, तो थोड़ी चर्चा की थी आपने ऑटिज्म और इस सब को लेके, तो वैक्सीनेशन को लेके भी आपने चर्चा की थी, MMR का जिक्र किया था आपने। वो कितना सच है, उसका क्या रिसर्च है, या फिर वो उसको माना जा सकता है कि वैक्सीनेशन भी नुकसान करता है? नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अच्छा। मैं ये नहीं कहूँगा। मैंने उसके बारे में इतनी सी बात बताई थी कि जो वैक्सीन है, मान लेते हैं किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनती है, तो उस बैक्टीरिया का हल्का सा स्ट्रेन लिया जाता है। अच्छा। और उसे इस तरह से ट्रेंड किया जाए, इस तरह से दिया जाता है कि वो बैक्टीरिया हमें दिया जाए और हमारी इम्यूनिटी उसके लिए स्ट्रांग हो जाए। तो वो कैसे नुकसान करेगी, या कई बार लोगों को मैंने देखा है, कुछ कह रहे हैं कि जी मैंने एक देखा है, वो डॉक्टर भी नहीं है लेकिन पॉपुलर हो रहे हैं मेरे साथ। कई बार कई बार वो मित्र भी रहे थे बहुत पहले 2002-3 में। अच्छा। जब वो डॉक्टर नहीं था आदमी, वो कह रहा है कि जी लोग गिर रहे हैं ऐसे ही, वो वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं, लेडीज को प्रॉब्लम हो रही है तो वो ADHD उसकी वजह से। ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। ये बिना मतलब हमारे नैरेटिव को बदल के खराब किया जा रहा है। अच्छा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप ऑब्जेक्टिवली कैसे बता रहे हो? वही क्यों गिर रहा है जिसको गिरना था। और जो आदमी इमीडिएटली जिसका हार्ट अटैक पड़ रहा है, खड़े खड़े मर रहा है, उसके तो बहुत सारे और भी रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न तो एड्रेनल फटीग है, यानी कि आपके जो ग्लैंड है वो कंफ्यूज हो चुके हैं, उसे पता ही नहीं कितना कोर्टिसोल निकालना आपके स्ट्रेस के कारण। और ये वैक्सीन आप कोरोना के टाइम में जो दिया गया उसकी बता रहे हैं? जी, लोगों ने अभी कहना शुरू किया। अभी मैं किसी को देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो अपने आप को डॉक्टर बताते हैं, डॉक्टर तो नहीं थे वो, लेकिन वो ऐसी कुछ बातें कर रहे हैं तो वैक्सीन की वजह से। तो मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कहूँगा। मेरे पास मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी और न ही मैं ऐसी कोई किताब को अभी
आई हैव नेवर कम अक्रॉस। तो इसलिए मैं किसी के भी नैरेटिव को नहीं। अच्छी बात है कि जो भी चीज़ें रहती हैं आप क्लियर बताते हैं। नहीं, इसके लिए मैं पूछ रहा था, जैसे ऑटिज्म बच्चों का हो रहा है, तो उसमें जो बच्चों को वैक्सीनेशन होती है, जो उसमें से कोई वैक्सीन भी कोई इस तरह का असर कर सकती है क्या? हाँ, अच्छा, वो जो मैंने बताया होगा मैं अब दोबारा बताता हाँ, हूँ। याद रखिएगा, ऐसे में जो कई बार हम जो वैक्सीन से बैक्टीरिया बच्चे को देते हैं, उस बैक्टीरिया का एक्टिव रहना ठीक नहीं है पेट के अंदर। तो एक बुक में मैंने पढ़ा है, इन्हीं किताबों में, इनके नाम मैं दे दूंगा सारे, आप पढ़ लीजिएगा या लिख दे दीजिएगा लोगों को। उसमें ये कहा है कि अगर आपके गट के बैक्टीरिया पुअर हैं और आप वैक्सीन दे रहे हैं, तो आपके बच्चे को वो जो वैक्सीन में जो बैक्टीरिया दिया गया है वो एक्टिव रह सकता है। अच्छा। और डोमिनेंट रह सकता है और वो नुकसान कर सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके बच्चे के पास गुड बैक्टीरिया बहुत जल्दी बनने चाहिए, जो माँ के दूध से पहले ही दिन बन जाते हैं। और अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो माँ के जो बर्थ कैनाल है उससे ही वो बैक्टीरिया उसको मिल जाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया किसी वजह से कम हो गए, मतलब बच्चे के को आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक दिया या बच्चा सिजेरियन ऑपरेशन से हुआ, तो एक किताब में जो उसने लिखा है कि जो वैक्सीन अब आप दे रहे हैं वह वैक्सीन बड़ी खतरनाक इसलिए हो सकती है, इसलिए नहीं कि वो वैक्सीन खतरनाक है, इसलिए कि आपके बच्चे के पास गुड बैक्टीरिया नहीं है जो इस वैक्सीन से आने वाले बैक्टीरिया को इनएक्टिव कर पाए। अच्छा। और वो एक्टिव रहकर उसे तंग कर सकता है बच्चे को। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया है जो मैंने पिछली बार बताया था, अगर वो हमारा एक्टिव हो जाए, जिसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, तो हमें वो मौत के लिए वो प्रोग्राम कर देता है। यानी कि मैं गाड़ी ऐसी चलाऊंगा, या मैं कहीं बंजी जंपिंग पे ऐसे ही करूंगा, या मैं बगैर किसी सपोर्ट के कोई एक्शन लूंगा, यानी कि ज्यादा एडवेंचरस हो जाऊंगा। ये गुंडा वाला बैक्टीरिया है। ये गुंडे वाला बैक्टीरिया है, इसका नाम भी गोंडाई है। ठीक है। तो अगर सर किसी को इस तरह के सिम्टम्स किसी बच्चे में आते हैं इनिशियली, तो उसको ठीक किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? एक बार वो आ गए तो जैसा किताबें लिखती हैं वो तब तक देर हो चुकी होती है। वो जिसके ऊपर 10 साल उस बच्चे के ऊपर रिसर्च करी है, वो बच्चा अब 23 साल का है, जिस किताब में बता हूँ 10% ह्यूमन में, जिस मदर ने अपने बच्चे को पूरी तरह से, वो कहती है कि मैंने ही बीमार किया, फिर उसने और उसकी बेटी ने पूरी रिसर्च करी है कि ये क्या होता है। तो उन्होंने कहा है कि आप बस एक ही काम करें कि अगर कोई बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है तो आप एंटीबायोटिक दें, लेकिन इमीडिएटली बैक्टीरिया के ऊपर काम करते रहें बच्चे के, उसे ना बर्बाद होने दें। मतलब बच्चा माँ अपना दूध पिलाए, या फिर और भी जो गुड बैक्टीरिया के लिए जो गुड बैक्टीरिया, कांजी है आपके पास, प्रीबायोटिक्स हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, बच्चे को फाइबर है, बच्चे को पिला सकते हैं? जी बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा। आपके पास देखिए, हर वक्त बच्चा किस चीज़ से, जब बच्चा अपने घुटनों पर चलता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, जहाँ पर भी कोई सी भी चीज़ को वो लेता है तो क्या करता है, मुंह में देता है। तो वो बैक्टीरिया ही, तो याद रखिएगा, ये एक जेनेटिक एक्सप्रेशन है उस बच्चे का, ये डिवाइन प्रक्रिया है। ये पूरी दुनिया में एक एक्टिविटी क्यों चल रही है कि जब बच्चा पैरों पे चलता है या छोटा सा होता है तो कुछ भी पकड़ता है और पकड़ के क्या करता है, मुंह में देता है, ये सोर। पता है इसका रीजन क्या है? ये डिवाइन है, ये देवीय प्रक्रिया है। अच्छा। वो इसलिए होता है कि ताकि उस चीज पर जो करोड़ों तरह के बैक्टीरिया हैं वो उसके मुंह में जाएं। तो कई बार गलत चीज भी तो मुंह लगाता है ना। एग्जैक्टली, ताकि वो गलत, मैं कह रहा हूं कि अगर गलत चली गई वो तो उसको बचाना है, लेकिन जो बैक्टीरिया इकट्ठे कर रहा है वो क्या कर रहा है कि इमीडिएटली उसकी इम्यूनिटी, ताकि उस बैक्टीरिया को पहचाने और वो जब तक जिंदा रहे ये आदमी, इसको कोई एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया के लिए ना लेने पड़े। मान लेते हैं आपने बच्चे को पूरी तरह से हाइजीन में रखा, यही तो कर रहे हैं ना आज हम। एग्जैक्टली। ठीक है ना, तो बच्चे की इम्यूनिटी किसी भी बैक्टीरिया के लिए ट्रेंड ही नहीं हुई। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लेते हैं आपके घर में एक बच्चा है, पैदा हुआ हो, आपने उसको न तो चाचा से मिलवाया, न भाई से, न बुआ से, न मामा से, न कजन से, न दोस्तों से, न किसी भी से वे नहीं मिलवाया। अब आपने उसको 16 साल का कर दिया, वो बंदा हट्टा कट्टा है, ठीक है ना। अब उससे वो किसी पार्टी में जाता है जहां उसका कोई कजन है और वो कहता है और भाई क्या हाल है, एंड ही डजंट नो हु ही इज। तो इसका रिएक्शन क्या भाई जैसा रहेगा या अजनबी जैसा रहेगा? अजनबी की तरह। बस ये अजनबी तो है। तो यानी कि आपकी इम्यूनिटी तो आपने ट्रेंड ही नहीं होनी थी बच्चे की, क्योंकि उसे बुखार ना चढ़ जाए। बुखार तो एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है बच्चे के अंदर, कभी किताबों को पढ़िएगा। बच्चे को जब जितना ज़्यादा शुरू में बुखार आ रहा है, उसको अपने बैक्टीरिया डेवलप करते हुए और इम्यूनिटी डेवलप करते हुए, वह तो एक देवीय प्रक्रिया है। मतलब जितनी प्रॉब्लम रहे, टफ कंडीशन में बच्चा रहे, वो उसके इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है, उसके स्ट्रांग होने के लिए सही है। एक बार आपकी इम्यूनिटी किसी बैक्टीरिया को पहचान गई और उसने उसके अगेंस्ट अपनी आर्मी डेवलप करनी सीख ली, उसको अटैक करके मारना शुरू कर दिया, अब आप जीवन भर उस बैक्टीरिया से नहीं डरेंगे, वो चाहे बैक्टीरिया यहाँ मिले या आपको सऊदी अरेबिया में मिले। आपकी इम्यूनिटी ने उसे पहचान लिया है। तो आपकी इम्यूनिटी का काम यह है कि वो मैक्सिमम बैक्टीरिया को पहचान ले
इस काम को वो जल्दी से जल्दी कर ले। इसलिए हर बच्चा सबसे ज़्यादा पहले मुंह में हर चीज़ को देता है। सही बात है। तो जब वो इन चीज़ों से बैक्टीरिया ले रहा है तो वो आधी चम्मच कांजी से भी तो ले सकता है, जो आपके चावल की कांजी है। हाँ। उसके मुंह में ही तो, जीभ पे ही तो टच करना है। क्योंकि आपको आधी चम्मच नहीं लेने, मैं तो कहता हूँ एक ड्रॉप, कांजी में भी बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आर देयर जो अपनी कॉलोनी बसाएंगे, और वो तो बढ़िया वाले हैं। सही बात। उसमें तो आपने नहीं मिलाया ना कोई बेकार का। ये आप सही कह रहे हैं कि बच्चा जो है पहले कई बार हर चीज को एक बार टच करेगा, हर चीज को मुंह में देगा वो, मिलेगा। हाँ, उसी से वो समझता है, देखता है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये थोड़े से और बड़े बच्चों की बात करते हैं। वो एग्ज़ाम टाइम में जो एक स्ट्रेस आता है बच्चों में, वो मतलब मुझे अपना भी अगर दिन याद करूं तो कैसे धक धक बढ़ जाती थी जब बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। उस समय ज़रूरत होती थी कि ब्रेन हमारा अच्छे से काम करे, मेमोरी अच्छी हो। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ है तरीका? सारा है। इसी के लिए तो हम ट्रेनिंग देते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपका ब्रेन किसी भी सिचुएशन में जो उसके लिए अननोन है वह रिएक्ट कर रहा है। वो समय दिल नहीं धड़का रहा, उस टाइम आपके पेट में दुख हो रही, ये नहीं हो रही। एक मैसेज आ रहा है कि ये जो इवेंट आ रही है ये मेरे लिए अनभिज्ञ है, ये मेरे लिए अननोन है। अगर आप पहले से ही 50 बार रिहर्सल कर लें, और रिहर्सल करके सिर्फ इतना सा कर लें कि कंधे सीधे करें और इमेजिन करें कि आज आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपने अपनी साइकिल स्कूटर पार्क कर दिया है, अब आप अपने कॉलेज में जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि अब आप अपने हॉल में जा रहे हैं, आपने अपनी सीट ले ली है और अंदर आप कह रहे हैं इट्स माय डे। अब आप इमेजिन करिए कि आपको वो नोटबुक और पेपर दिया जा रहा है। इमेजिन करिए कि आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वाह ये मैं जानता हूँ, आप लिख रहे हैं। इमेजिन करिए, जब आप इमेजिन करिए कि पूरा पेपर करने के बाद आप बाहर आ रहे हैं, बाहर आकर आपको 2-4 महीने के बाद पता चल रहा है कि यू आर अ टॉपर और आपका करियर बढ़िया बनना है। इस मूवी को आप 50 बार देख लें, इसका मतलब है कि 50 बार आपका ब्रेन एग्ज़ाम दे चुका है, उसे पास कर चुका है, वो बाहर आ चुका है। सर ये मतलब इनिशियली लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि ये क्या मतलब पागलपन टाइप है कि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं और सोच रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा दिमाग उसको मान लेगा कि जो भी आपने काम किया याद रखिए पहले सोचा ही था। जिस स्टूडियो में आप बैठे थे किसी ने पहले सोचा था, मजदूरों ने बनाया नहीं था। मजदूरी से दोबारा नहीं बना सकते, ये पहले किसी आर्किटेक्ट ने सोचा था। ठीक। तो जो भी चीज़ आप बाहर करते हैं, जिसको हम ब्रह्मांडे कहते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो आप अपने सबकॉन्शियस में डालते हैं। और दूसरी बात, अगर ये पागलपन है तो पागलपन तो एक और भी है कि अगर इमेजिन करिए अरविंद जी, इस समय आप अपने घर पर जा रहे हैं, आप अपना दरवाज़ा खोल रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, अपने जूते उतार रहे हैं, ठीक है ना। अब आप अपनी किचन की तरफ जा रहे हैं जहाँ फ्रिज रखा हुआ है। फ्रिज का कलर याद है अभी आपको, याद आ रहा है ना। आप इमेजिन करिए कि फ्रिज खोलकर उसमें से नींबू निकाल ले हो। अब आप चाकू उठा रहे हो, 2 टुकड़े कर रहे हो, एक टुकड़े को मुंह में इस वक्त चूस रहे हो आप। याद रखिएगा आप कहीं नहीं गए, पर आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्ड कर दिया ना। याद रखिएगा आवर बॉडी रेस्पॉन्सेज विद द, और अगर इसे बेवकूफ़ी कहेंगे, पागलपन कहेंगे, तो याद रखिएगा इसी का नाम फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी है। कभी पढ़िएगा। फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि जिस चीज़ को आप बार बार सोचते हैं, इमीडिएटली आपकी बॉडी के अंग उसी तरह से वो रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। आप जब फैंटेसी में होते हैं ना, आपके सेक्स ग्लैंड से एक्टिव होकर सेक्सुअल पार्ट्स को एक्टिवेट कर देती है। ट्रू। समझ गए मेरी बात? तो सारा कुछ तो याद रखिएगा, विजुअलाइजेशन और रियलिटी में कोई फर्क नहीं जानता आपका ब्रेन। इसीलिए तो शायद हम जो मूवी देख रहे होते हैं या प्ले देख रहे हैं, नाटक, हमें पता है कि नाटक है, प्ले, और एंड यू स्टार्ट क्राइंग, आप रोने शुरू कर देते हैं। वेरी ट्रू सर। तो हाँ, वही इस तरह के बच्चों के लिए और क्या, मतलब जब एग्ज़ाम टाइम हो तो वो एक तो आपने बताया कि इस तरह की प्रैक्टिस बार बार खूब करें, 15-20 बार करके देख लीजिएगा सर। इसका मतलब 15 बार आपका ब्रेन उस एक्टिविटी को कर चुका है। आपको एक चीज़ बताऊं मैं, आपको एक किताब है यू आर द प्लेसिबो, उसको कभी पढ़ेंगे तो पहले 5-7 पेज में ही एक चीज़ है, वो जो डिस्पेंजा ने लिखी है, जिनका काफ़ी पॉपुलर नाम है। उन्होंने कहा कि 50 बच्चों को दिया गया कैशियो बजाने के लिए कि आप प्रैक्टिस करो सारे गामा पाधा नीसा, और 50 बच्चों को कोई कैशियो नहीं दिया गया, सिर्फ उन्हें इमेजिन करवाया गया कि तुम्हारी ये उंगली सा रे गा मा पा धा नी सा धा नी धा, ठीक है ना, सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये करते रहो। कैन यू बिलीव कि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे फिजिकली, दे परफॉर्म्ड लेस, और जो प्रैक्टिस कर रहे थे माइंड से, जब उनको दिया गया तो दे वर परफॉर्म्ड फास्टर देन देम। अच्छा, हाँ, याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर वो फिजिकल करके अपना न्यूरल पाथवे बना रहे थे, ये ऑलरेडी न्यूरल पाथवे बना रहे थे, और टक से वो एक्टिविटी इनकी माइंड में जा रही थी। जितने भी अब क्रिकेटर हैं, वो जब भी नया शॉट खेलते हैं किसी बड़े प्लेयर का, तो सबसे पहले उनको क्या कहा जाता है कि आप इमेजिन करिए कि उसे आप दूर से देख रहे हैं,
वो कैसे उसने अगला पैर बढ़ाया, कैसे उसने बैट घुमाया, कैसे छक्का लगा, फिर ऐसे 50 बार देखेंगे। उसके बाद ये आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, फिर आप इमेजिन करेंगे कि आप उस आदमी के अंदर जा रहे हो। नाउ ही इज नॉट दैट, यू आर दैट पर्सन। इसे 50 बार करिए। नाउ गो टू द क्रेज। अच्छा, जिस चीज को आप फिजिकली किसी भी एक्टिविटी को 10,000 घंटों में सीखते हैं, अगर आप इस प्रक्रिया से सीखते हैं कि पहले उसे इमेजिन करें और फिर उस काम को करें, तो योर टाइम डिक्रीजेस टू 2000 आवर्स, यानी कि आप सिर्फ 20% समय में उस काम को पूरा कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी कभी पढ़िएगा। और दूसरी बात है कि मैंने इसे कभी 15 से 20 साल पहले पढ़ लिया था, जैसे ही आई थी न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा, ये किस राइटर की है? राइटर नहीं है तो साइंस है। अच्छा, ये science जैसे है। साइकोलॉजी है, मतलब कोई इसको लेके कोई बुक भी है? बहुत सारी किताबें हैं, कभी भी आप पढ़िएगा फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। अच्छा, उसका मीनिंग ये होता है, और मैं आज आपको बताऊं, शायद किसी आदमी ने, आप किसी भी मरते हुए अंग को, जो जिसकी उम्र अभी नहीं थी मरने की, मान लेते हैं 35 साल की उम्र में किसी की किडनी खराब हो रही है, किसी के जोड़ खराब हो रहे हैं, पता है इसके पीछे आप फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी ठीक कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि किसी आदमी को पैरालिसिस हो जाती है, और पैरालिसिस में यूजुअली राइट हैंड साइड गड़बड़ हो जाती है, हाथ एक तरह से डेड हो जाता है, पैर डेड हो जाते हैं, आदमी पड़ा रहता है। क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि इसे हैंडल करने वाला पार्ट जो था ब्रेन का, ठीक है ना, जहां पर मेमोरी थी, परसेप्शन था, इसको चलाने का, वो खत्म हो गया, वो फट गया। अच्छा, ब्रेन हैवरेज में तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अब मैसेज नहीं जा रहा। पता है फिर क्या करता है? फिर फिजियोथेरेपिस्ट इसको चलाना शुरू करता है, रेगुलरली। जब वो बार बार करता है तो बॉडी मैसेज भेजती है कि शायद ये चलाना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये रोजाना इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये मैसेज कौन भेजेगा? बॉडी की सेंसेशन। किसको? माइंड को। अच्छा, तो माइंड इस सेंसेशन को बार बार पकड़ते हुए, अब वो तो हिस्सा फट चुका है जो उसको कंट्रोल कर रहा, उसे नई फैकल्टी डेवलप कर देता है, यानी कि नया डिपार्टमेंट खोल देता है। कि चलो भाई, मेरे पास बहुत सारे सेल्स हैं ब्रेन की, इनको ये सेल दे देता हूं। नाउ दीस सेल्स बिकम एक्टिव एंड वो आदमी काम करने लगता है। समझ गए मेरी बात? इसे फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास, मैं लोगों से पूछता हूं कि तुम्हारा एक समय तक किडनी बिल्कुल ठीक चल रही थी, वो कहते हैं हाँ, अचानक खराब हो गई, आपकी बॉडी ने डिसीजन क्यों लिया? और इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जानती थी ना किडनी को कैसे ठीक चलाएं। हाँ, तो अगर वो पुराना पार्ट भूल गया है, आपकी माँ डिमेंशिया आ गया है, भूलने की बीमारी उस सेल को आ गई है, और उसने वो इंफॉर्मेशन अपनी किडनी को नहीं दी, तो एक काम करो ना, अब किडनी को तो बार बार पंप नहीं कर सकते अंदर जाकर, भैया विजुअलाइज करो कि किडनी अपना काम कर रही है, 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 किडनी अपना काम कर रही है। सडनली चांसेस हैं, अब यहाँ नहीं कि मैं गारंटी ले रहा हूं, चांसेस हैं कि एक बार फिर किडनी को चलाने वाली इस एक्टिविटी को आपका ब्रेन सुनकर उसे एक नया डिपार्टमेंट खोल के दे दे। क्या बात है! दिस इज कॉल्ड फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसमें राम वर्मा को आप न तो अप्रिशिएट करो ना गाली दो, भैया तो उसे मन उन्नत करो। भैया आपकी बॉडी रीजनरेट कर सकते, कैन यू बिलीव? अगर मैं आपसे एक किताब कहूं, इसी यू आर द प्लेसिबो, उसमें लिखा है कि इवन हमारी बॉडी डेड सेल्स हो जाती हैं, बीटा सेल्स पैनिक्रिया की, उन्हें 24 घंटे के अंदर रीजनरेट कर सकते हैं। हमारी स्टेम सेल्स में इतना ताकत है, हमारी स्टेम सेल्स में हर सेल को रीजनरेट करने की आदत भी है और ताकत भी है। लेकिन हम इतने परेशान, इतने कोर्टिसोल, इतने तनाव में रहते हैं कि हमने सारे सिस्टम को बर्बाद कर रखा, और फिर हम ये सोचते हैं कोई दवाई होगी जो हमें ठीक करेगी। हर आदमी एक ही सवाल पूछता है, देख लेना यहाँ पर भी यही पूछेंगे, वो माइंड का सवाल नहीं, सर वो मुझे किडनी की बीमारी में क्या खाऊं? खाने पे एकदम से आएगा, अरे भाई खाना छोड़ कर देख लो, शायद सारे ठीक हो जाओगे आप। वाह! बात हो रही थी स्टूडेंट्स की, थोड़े बड़े बच्चों की, तो मुझे अगर समझ में आ रहा है तो ये कि मैं एक उस टाइम पे ये भी चाहता था कि मेमोरी स्ट्रांग रहती तो पढ़ाई में कितना मतलब मैं अच्छा अचीव करता, तो वो उसका कोई तरीका है क्या? जी बिल्कुल तरीका है। कभी आप मेरे डेमो को देखिएगा, जहाँ मैं लोगों को 100-200 लोग होते थे। अभी 3 दिन पहले मुंबई में करके आया हूँ मैं अपनी वर्कशॉप। अच्छा। तो वहाँ करीब 108 लोग थे। तो मैंने उनसे कहा अपने टेलीफोन नंबर को बोलो, 2-2 डिजिट को, सबने बोल दिए। अब वो करीब 150-200 डिजिट होगी। मैंने कहा इसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? उन्होंने कहा सर याद ही नहीं होगी। मैंने कहा ये आपका बिलीफ है। तो मैंने बगैर दोबारा देखे उसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर सुना दिया। कभी मेरे आप टाइमलाइन पर जाओगे तो मैं ये रोजाना करता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट ने पूरी डिक्शनरी को याद किया था, जितेंद्र तिवारी, 2005 में। इवन ये भी बताते थे वो कि ये वर्ड किस पेज नंबर पर है। क्या बात कर रहे हैं? अरे डिक्शनरी को? जितेंद्र तिवारी बिहार का लड़का था।
उसने फिर पूरे वर्ल्ड में अपनी चीज़ें सिखाई हैं। ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है। तो अब सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ अपने विजुअलाइजेशन का ये प्रयोग करना है। अगर मैं आपसे कहूँ 10 वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, पहला वर्ड है बैग, दूसरा है वाटर, तीसरा है बिल गेट्स, फिर है बाइक, फिर है कैट, माउंटेन, फिर है कैट, फिर है रिवर, फिर है सलमान खान है, फिर है ग्रेप्स, फिर है कैमल, फिर है ट्रेन, फिर है हॉस्पिटल, फिर है लॉयन, फिर है आमिर खान, फिर है एरोप्लेन, फिर है गार्डन, फिर है मैगी। अब इनको याद कैसे करोगे? पता आपको क्या बताया जाएगा? बेटा इसको याद करो। आप भी बच्चों को कहेंगे कैसे याद करें? इसे रटते हैं। साइकोलॉजी कहती है रोट मेथड इज द वर्स्ट मेथड। और आप क्या करेंगे? बैग वाटर बिल गेट्स, बैग वाटर बिल गेट्स, कैट बैग वाटर बिल गेट्स, कैट वाटर बैग वाटर, सब खत्म हो जाएगा। करते रहो, बन गया आप टेप रिकॉर्डर। और मैं एक बार मैं याद करा दूं, अभी याद करा देता हूँ सभी को। लाओ, इमेजिन करिए, आपको न तो फोकस करना है, न कॉन्सेंट्रेट करना है, इधर उधर सोचना है। मेरे लिए बस कान खोले रहना। ठीक है। पहला वर्ड है बैग। इमेजिन करिए कि आपने ब्लैक कलर का एक बैग उठाया। अगला वर्ड है वाटर। इमेजिन करिए कि आप इस बैग की चेन खोलकर इसमें डाल रहे हो वाटर। अगला वर्ड है बिल गेट्स। नाउ इमेजिन करिए इस वाटर को फेंक रहे हो बिल गेट्स के ऊपर, जिसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। अगला वर्ड है बाइक। इमेजिन करो कि बिल गेट्स दौड़ता हुआ भीगे कपड़ों में एक बाइक को स्टार्ट कर रहा जो रेड कलर की है। आप भी उस बाइक पर बैठ जाते हैं। अगला वर्ड है माउंटेन। इमेजिन करिए कि बाइक चढ़ते हुए कहाँ जा रही है? माउंटेन के ऊपर। अब इमेजिन करिए कि माउंटेन पर वेलकम कर रही है आपको कैट, वाइट कलर की है, वो म्याऊं म्याऊं कर रही है। इमेजिन करिए अगला वर्ड है रिवर। इमेजिन करिए कि कैट आपका हाथ पकड़कर छलांग लगा रही है एक रिवर में। अगला वर्ड है सलमान खान। इमेजिन करिए कि इस रिवर में आपको मिलते हैं सलमान खान बगैर शर्ट के। अगला वर्ड है ग्रेप्स। इमेजिन करिए कि सलमान आपको खाने को दे रहे हैं ब्लैक ग्रेप्स। अगला वर्ड है कैमल। इमेजिन करिए कि इन ग्रेप्स को आप खिला रहे हैं ज़बरदस्ती एक कैमल को। अगला वर्ड है ट्रेन। इमेजिन करिए कि ग्रेप्स आपको कैमल आपको उठाकर एक रेड कलर की ट्रेन में बैठा रहा है, ट्रेन भाग रही है। अगला वर्ड है हॉस्पिटल। इमेजिन करिए कि ये ट्रेन एकदम से घुसती है हॉस्पिटल में। अगला वर्ड है लॉयन। इमेजिन करिए कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, लॉयंस हैं। अगला वर्ड है माजा। इमेजिन करिए कि वो आपको माजा पीने के लिए दे रहे हैं। पहला वर्ड है आपका बैग। अगला वर्ड है क्या है? वाटर। किसके ऊपर डाला था? बिल गेट्स के ऊपर। उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? बाइक। बाइक पे कहाँ गई थी? माउंटेन। माउंटेन पर कौन है? कैट। कैट कहाँ छलांग लगाई थी? आप भाई साहब कितने वर्ड याद कर सकते हैं साइकोलॉजी के अनुसार? 7 वर्ड, -+2। और यहाँ पर कितने कर सकते हैं? 7000 बगैर दोबारा देखे। याद रखिएगा, सिंपल सी बात है कि अगर आप माइंड की टेक्निक को नहीं जानते तो मेरे साथ बहस कर सकते हो। मैं तो करके दिखा सकता हूँ। यही एनएलपी में आप सिखाते हैं? अरे एनएलपी में ये सब सिखाया जाता है भाई साहब। अगर मैं ये कहूँ कि एक बार में आपको नाइट्रोजन साइकिल याद हो सकता है, बशर्ते कि आप तीसरी क्लास के बच्चे और आज तक आपने नाइट्रोजन नहीं पढ़ा। आप सारे के सारे केमिकल इक्वेशन एक बार पढ़कर याद कर सकते हैं, आपका ब्रेन। लेकिन सवाल यह है कि जब आप अगर ब्रेन को चलाना नहीं जानते तो फिर क्या करेंगे? आप बेसिकली अपनी BMW में आपने घर का बैल और एक घोड़ी बांधकर चला रहे हो और कह रहे कि माइलेज नहीं आ रहा। आपका ब्रेन आपकी बीमारियों को वही बीमार कर रहा है, वही ठीक करेगा। वही आपकी सेल्स, वही ग्लैंड्स को बर्बाद कर रहा है, वही तो ठीक करेगा। आप गड़बड़ ये कह रहे हैं कि ब्रेन तो खराब कर रहा है, ठीक उसे दवाई कर देगी। मतलब पर्स खोया है आपका जमशेदपुर में, मिलेगा देहरादून में। ढूंढ लो। बढ़िया है सर, ये शानदार चीज़ है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। कभी इस पे भी एक बार बात करेंगे इस पे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें बता दीजिए सर, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा पढ़ाई ऐसा कुछ हुआ है और थोड़ा रिलैक्स दिमाग करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या तरीका है? अपान प्राण करिएगा, सीधे बैठिएगा। उस टाइम सीधे बैठकर आपको कुछ नहीं करना है। अपान का मतलब है सांस का आना, कहाँ तक आ रहा है, और प्राण का मतलब है सांस का छोड़ना। अपान प्राण क्रिया करेगा और अपनी बॉडी को मत हिलाइएगा। अच्छा, उसमें ये नहीं कि प्राणायाम है, यानी कि आपको प्राणों को आयाम नहीं देना, नई डायमेंशन नहीं देनी, सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना है। और आप इमेजिन करिए धीरे धीरे अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने स्कैल्प को, माथे को, आँखों को, पूरी बॉडी को, सर के नीचे तक, अपने अपने पैरों के पंजों तक। सिर्फ अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए। जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो तनाव का मतलब होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ऑन होना। और जैसे ही आप इस काम को करेंगे तो विदिन 5 to 10 मिनट्स आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। वेरी नाइस सर। स्ट्रेस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर। हमारी बात हो भी रही थी शुरू होने से पहले, और आप लोग इसको बड़ी ही मतलब रिलीजियसली एक तरह से कहें पूरी तरह से लग के पूरी टीम कर रही है इसके लिए। थोड़ा उसके बारे में बताइए, स्ट्रेस कैसे आता है, क्या इसके लिए काम हो रहा है और इसका क्या मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आती है युवाओं में तो क्या समाधान है? पहली तो बात है कि हमारे पास 5 जगह से स्ट्रेस आती है। अच्छा, 5 जगह से। पहली है स्ट्रेस जो वहाँ आनी चाहिए कि आपके सामने कोई रियल इशू आ गया है, आपके सामने कोबरा आ गया है,
अब आपका स्ट्रेस होना जरूरी है। स्ट्रेस का मतलब है कि इमीडिएटली आपका कोर्टिसोल निकलना जरूरी है। वो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में डालेगा, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा कि दौड़ो या भागो या इसको लड़ो इसके साथ, नहीं तो आप फ्रीज हो जाओगे। फाइट एंड फ्लाइट का उल्टा के साथ है फ्रीज, ताकि आप फ्रीज ना हो जाएं और तुम्हें अटैक ना कर दे, तो तुम्हें स्ट्रेस आनी जरूरी है। ये बहुत है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी स्ट्रेस है माइंड से। आपने बिना मतलब के पास्ट के आपने एब्यूज़ लिए हुए हैं, आपके पास रखे हुए हैं संचित कर्म जिनको हम कहते हैं, आपके पास को ट्रॉमा है, आपके पास ब्रेकअप, आपके पास फेलियर है, आपके पास पुराने पेंडेमिक की कहानियाँ हैं, ठीक है ना, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करा इस बार, ये सब रेफरेंसेस हैं, इनको आप हटाइए। यहाँ पर NLP काम करती है। ये दूसरी स्ट्रेस है। तीसरी स्ट्रेस है जो आप खाना खाते हैं, आपने उस खाने को खा लिया जो आपकी जीभ को तो अच्छा लगा लेकिन पेट के गट के लिए वो अच्छा नहीं था, उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया एंड दे आर इस टाइम वो तड़प रहे हैं। और तड़प के किसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? आपके माइंड को। और माइंड किसको दे रहा है? हाइपोथैलेमस और आपकी एड्रेनल ग्लैंड को। तो आपको कोर्टिसोल निकलने लगेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके पास कोई चोट लग गई है, आपके पास कोई चोट लग गई है, आपको बुखार आ गया है, तो बॉडी उस समय लड़ रही है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, तो कोर्टिसोल या स्ट्रेस निकलेगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है जो चीज़ें आपको नहीं बताई जा रही है, जिसके कारण मुझे बताने की मैं सोचता हूँ कि ये सबको बताया जाना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कई बार लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और अचानक हार्ट अटैक आया और डेथ हो गई। बहुत खबरें आती हैं। इस याद रखिएगा, यहाँ पर एक स्ट्रेस आ रही है जिसका कोई रीज़न नहीं है। वो ये है कि जो स्ट्रेस केमिकल को निकालती है ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर होती है, उनको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। वह टायर्ड या वह कंफ्यूज्ड या वो बर्न आउट हो चुकी हैं और उन्हें ये नहीं पता कि मुझे किस समय पे कितना निकालना है। या तो कई बार कम निकाल रही है, जिनको कम निकलता है उनके मून लाइक फेस हो जाते हैं, और जिनका ज़्यादा निकलता है उनको मोटापा भी, या फिर उनको पता चला माइग्रेन हो रहा है, उनको कभी कैंसर, किसी को पूरी बॉडी में दर्द। तो लोग कैंसर कोर्टिसोल से लड़ रहे हैं और वो कहते हैं वो मैं बीमार हूँ इस चीज़ का। बीमार उस चीज़ के नहीं है, कोर्टिसोल आपका ख़राब हो रहा है, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। तो जितने भी याद रखिएगा, आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। एड्रिनल ग्लैंड को बचाना है तो आपको 2 काम करने पड़ेंगे। क्या? अब यहाँ से लेते हैं, पहले माइंड से ठीक करना है तो आपको स्ट्रेस फ्री रहने के लिए उन सारी इमेजेस को हटाना पड़ेगा जो आपके पास की पड़ी हैं। दूसरी चीज़ है जो खाना है, खाना वो खाइए जो आपका गट जिसको एक्सेप्ट करे। कई बार लोग कहते हैं कि मुझे ये खाने के बाद गैस बनती है, तो इसका मतलब आपके गट ने तो उसको रिजेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर NLP लगाइए या खाना बदलिए। तीसरी चीज़ है कि जो आपके पास रियल स्ट्रेस है उसको आने दीजिएगा, वह तो आपको बचाने के लिए आती है। चौथी चीज़ है जो आपके पास एड्रिनल ग्लैंड से आ रही है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और मैंने पिछले में भी करी थी क्योंकि आपकी वो रील वायरल हुई थी। जी जी। याद रखिएगा, अगर आपकी एड्रिनल ग्लैंड और आपके गट की ग्लैंड्स जो हैं वो थक चुकी हैं, वो बर्न आउट हो चुकी हैं, उन्हें यही नहीं पता कि कितना निकालना है इनको हार्मोन, केमिकल या एंजाइम गट को, और कितना नहीं निकालना, कौन सा निकालना, कौन सा नहीं निकालना, किस सिचुएशन में निकालना, किस में नहीं निकालना। तो यह सबसे बड़ी मुसीबत है। कई बार एड्रिनल ग्लैंड हद से ज़्यादा अगर कोर्टिसोल निकालेगी तो कोर्टिसोल का मतलब है कि वो आपके आर्टरीज को श्रिंक करता है, और अगर हार्ट की आर्टरीज श्रिंक हो जाएंगी तो हार्ट को जितनी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, वह डिमांड पैदा करेगा। इसे हम मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। सप्लाई हो नहीं रही एंड इसी का नाम हार्ट अटैक है, हार्ट का कोलैप्स करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप 2 काम करें। एक है क्वालिटी रिकवरी टाइम। जब मैं अपनी बीमारियों को ठीक कर रहा था तो तब मैंने शव आसन को करना सीखा था, अपान प्राण करना सीखा था। मैं दिन में 1 बार जरूर करता हूँ, कम से कम 30 मिनट के लिए शव आसन या अपान प्राण या फिर अपना योग निद्रा। ये मेरा डेली का फंक्शन है। अच्छा। इसे मैं कभी नहीं छोड़ता। आपको कभी कब्ज नहीं होगा अगर आपने ये कर लिया, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ही याद रखेगा अलाउ करता है छोड़ने के लिए स्टूल को। स्टूल कई बार होता है आपके पास होने के लिए, लेकिन होता नहीं। पता है क्यों? क्योंकि आपकी जो लास्ट की वॉल है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड के स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज़ है, आप अपने इन टिश्यूज़ को बचाने के लिए अडाप्टोजन को लें। वो जो चीज़ें मैंने बताई थी, जिसमें हल्दी है, जिंजर है, जिसमें काली मिर्च है, सौंफ है, तुलसी है, जिसमें दालचीनी है, मुलेठी है, जिसमें रोइबोस है जिसका एक अफ्रीकन हर्ब है, और जिसमें क्या कहते हैं अश्वगंधा है। जब ये 9-10 चीज़ों को लेंगे आप, मैं इनको 2 साल से ले रहा हूँ, डेली ले रहा हूँ। किसी ने लिखा है था उसमें इसकी गर्मी से पाइल्स हो जाएंगे। अरे भाई, पाइल्स इसकी गर्मी से नहीं होते। पाइल्स का काम यह है कि आपके पास स्टूल है वो पास नहीं हो रहा, क्योंकि आपके पास कोलोन सूख चुका है, और जब आप प्रेशर लगाते हैं तो जो एंडिंग होती है हमारी रेक्टम में, वहाँ पर लास्ट होती है,
तो वो फूलने लगती है, उसकी वजह से नहीं हो रही है। मतलब कोई कहीं से भी जानकारी ले लेता है, पाइल्स के ऊपर 99 पॉइंट लोग जो सफ़र करते पढ़ते ही नहीं है कि बेसिकली वो फाइबर की कमी है। वो तो एक दोस्त सिम्टम है, वो ये बता रहा है कि तुम्हारा जो कोलोन है वो खराब हुआ पड़ा, इसलिए आपको इन एडाप्टोजन को पीना चाहिए, रोजाना पीना, 2 बार पीता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हो गई सर। अब ज़रा जो हमने शुरू में चर्चा की थी कि ज़रा वृद्ध लोगों पे भी बात कर लेते हैं जिनकी प्रॉब्लम्स बहुत देखने को आती है, पार्किंसन, डिमेंशिया, अल्जाइमर, ये सब बहुत आम हो गई और लोग जैसे लग रहा है कि एडजस्ट हो गए हैं कि ये तो उम्र के साथ आती ही आती है। इज इट सो? एक बार मेरी वर्कशॉप में किसी ने कहा, राम सर 55 साल की उम्र में तो ये बीमारियाँ आती हैं, तो मैं मुंह ऐसे बैठ गया। उन्होंने कहा सर क्या हुआ? मैंने कहा मुझे अपराध बोध हो रहा है, मैं 55 से ज़्यादा का हो चुका हूँ, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, मेरी मेमोरी 30 साल की उम्र में मेमोरी कमज़ोर होने लगती है, इसका उल्टा है, मैं अपनी उसी मेमोरी को जीता हूँ। कभी भी आप मेरा डेमो देख लीजिएगा। एनीवे, मैं आज इसके बारे में बताता हूँ। जो ब्रेन आपकी बीमारी आपने बताई, नंबर 1 डिमेंशिया, भूलने की बीमारी बड़ी कॉमन हो रही है। और जब भी यही से इसके प्रति कभी भी आप कैजुअल मत होइएगा, इसे लाइटली मत लीजिएगा। आपका ब्रेन डिजनरेट होना शुरू हो चुका है। ठीक है ना। दूसरी बीमारी आपने कहा पार्किंसन, एक टाइम के बाद हाथ ऐसे हिलने लगते हैं और फिर आप बैलेंस आपका बनता नहीं और गिरने लगते हैं। तीसरा एल्जाइमर्स है। पार्किंसन, एल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया। बताऊँ इसकी गड़बड़ क्या है? जब भी आपके गट के अंदर बैड बैक्टीरिया की बढ़ोतरी हो जाएगी, पहली चीज बता रहा हूँ, तो इमीडिएटली जो बैड बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट है उसका नाम है LPS, लाइपोपॉलीसेकेराइड। वह आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को तोड़कर माइंड को, ब्रेन की सेल्स को अटैक करना शुरू कर देता है। याद रखिएगा, जैसे ही वो अटैक करता है तो आपका ब्रेन इन्फ्लेम्ड होकर वहाँ पर जो आपकी इम्यूनिटी जाती है उससे वो परेशान होता है, उसकी वो रिएक्शन है और आपका ब्रेन भूलने लगता है। एक समय यहाँ तक आता है कि आपका ब्रेन ये भी भूल जाता है कि उसके हाथ पैर भी हैं। अच्छा, रियली मैंने एक डिमेंशिया के पेशेंट को देखा है कच्छ में, जो ज़्यादा एज नहीं थी, मुश्किल से 68-70 रही होंगी, और वो बेड रिडन हो गई थी क्योंकि डिमेंशिया में उनका माइंड ये भी भूल गया कि उनके हाथ पैर हैं। कई बार उनको खाना खिलाकर सामने एक आदमी खड़ा होता है मुंह चलाने के लिए कि ऐसे ऐसे इसको चबाओ, वो ये भी भूल जाता है। तो डिमेंशिया को आप इतना इजीली ना लें, इसके प्रति सजग हो जाएं, अपने ब्रेन को डीजनरेट ना होने दें। दूसरी है पार्किंसन। याद रखिएगा, पार्किंसन में एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिएगा, जब भी आपको कोलेस्ट्रॉल की दवाई खिलाई जाएगी, उन दवाइयों के बाद में स्टेटिन वर्ड मिलेगा, STATIN। पहले कुछ और वर्ड होगा, बाद में स्टेटिन। इनको स्टेटिन वर्ड मेडिसिन कहा जाता है। याद रखिएगा, ये आपके ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल की कमी कर देते हैं। आपका ब्रेन 70-80% कोलेस्ट्रॉल ही है। अगर आपको गुड फैट नहीं मिल रहा है तो आपको पार्किंसन होना ही होना है। प्लीज़ इसके लिए अपने डॉक्टर से, बढ़िया डॉक्टर से सलाह लीजिएगा कि मुझे क्या स्टेटिन ड्रग खानी चाहिए, या जल्दबाजी में डॉक्टर के पास टाइम नहीं है, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, चलो ये भी गोली लिख देता हूँ। यह बहुत खतरनाक है। तीसरा एल्जाइमर्स है। एल्जाइमर्स को बेसिकली डायबिटीज़ 3 कहा जाता है। अच्छा, यानी कि जब आप बिना मतलब शुगर लेवल को बढ़ा रहे हैं तो उस समय आपको ये बीमारी होगी। यानी कि आप बिना मतलब शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं माइंड लेवल, ब्रेन लेवल पर, और आपकी जो ब्रेन सेल्स हैं दे आर डायबिटिक एट दैट टाइम। इसे डायबिटीज़ 3 का भी नाम दिया गया है। अगर आप एक बढ़ती उम्र में जा रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। आपके शुगर का जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है 59 है, लेकिन आपके व्हीट का या मैदे का या आटे का जो ग्लिसेमिक इंडेक्स है वो 72-73 है। अगर ग्लूकोज के बाद सबसे ज़्यादा ग्लूकोज किसी चीज़ से बढ़ता है तो वो सिर्फ आपका व्हीट है। अगर आपके ब्रेन में डिजनरेशन शुरू हो चुका है तो जितनी किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें नाम भी मैं बताता हूँ। द फाइबर फ्यूल्ड, ईट टू डिफीट द डिजीजेस, द सुपर गट, ग्रेन ब्रेन, व्हीट बैली। उन्होंने कहा है कि आप कुछ चीज़ों को, अगर आप बड़े हो रहे हैं और आपका ब्रेन डिजनरेट हो रहा है तो इमीडिएटली आप शुगर छोड़ना शुरू कर दें और पूरी तरह से ज़ीरो कर दें। दूसरा काम है कि आप शुगर को छोड़ते हुए निश्चित रूप से अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। इस पॉडकास्ट से पूरी तरह से सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा। दूसरा काम है आप गेहूं को छोड़ दें। गेहूं जो अब से 50 साल पहले खाया जाता था वो नहीं है। इस गेहूं के अंदर 2 तरह की जो प्रोटीन ऐसी गड़बड़ हो गई हैं, उनकी जीन बदल गई है। उनमें एक है गिलियाडिन और दूसरा है ग्लूटेनिन। ये 2 ऐसी जीन्स हैं जो आपके ब्रेन के लिए बड़ी खतरनाक हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भी आप ग्रेन ब्रेन और व्हीट वैली किताब में पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के प्रति आप सजग हो जाएं, अपने आप को क्वालिटी रिकवरी टाइम दें। और अगर आपके पेट के बैक्टीरिया ओके नहीं हैं तो आप समझ लीजिएगा कि दवाई भी फिर काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके गट के बैक्टीरिया आपकी पूरी बॉडी और आपके ब्रेन को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर चीज़ को बनाते हैं, गुड बैक्टीरिया, उसका नाम है शॉर्ट चेन फैटी एसिड। जब ये आपके अंदर बनेगा तो ही आपका ब्रेन बचेगा। याद रखिएगा, जब ये बनेगा तो ही आपका ब्रेन बचेगा। कैसे बनेगा ये कि तभी बनेगा जब आपके गट के बैक्टीरिया बढ़िया हो। कांजी खूब पिएं, प्रोबायोटिक खाएं और खूब फाइबर खाइएगा, प्रीबायोटिक खाइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कल कितना आपने फाइबर खाया, तो आपका 15 ग्राम का एवरेज नहीं है। 15 ग्राम जरूरी है, एवरेज नहीं है। और उसमें से प्रीबायोटिक कितना मिला आपको? 1 ग्राम भी नहीं मिला होगा। प्रीबायोटिक वो है कि उस फाइबर में से जो अनडाइजेस्टेड फाइबर है वो कितना गया उन बैक्टीरिया तक। इसलिए प्रीबायोटिक द फर्स्ट थिंग आपको चाहिए कि रोजाना अपनी प्रीबायोटिक की डोज पूरी करें, ताकि जो रह से बैक्टीरिया वो भी डेवलप करें। और अपने प्रोबायोटिक को लेना शुरू करें, या फिर आप उन किताबों को पढ़ लें जो बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ी और वो आपको दवाइयाँ बता रहे लेकिन बैक्टीरिया नहीं बता रहे। गट के बैक्टीरिया आर द ओनली फाउंडेशन फॉर एवरी डिजीज एंड फॉर एवरी हीलिंग। कोई अगर इस प्रॉब्लम में है या शुरुआती दौर में है तो वो भी शुरुआती नहीं, कई बार आप इसकी आगे की चीज़ों को भी बदल सकते हैं। अच्छा, हाँ, अगर आपका वेट अनएक्सप्लेन्ड वे में बढ़ रहा है, आपका थायराइड बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन फिर भी आपका वेट अगर अनएक्सप्लेन्ड वे में बढ़ रहा है और आप एक महिला हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपका हार्मोन जितना बनना था वो बन रहा है, पर वो हार्मोन आपके सिस्टम में नहीं जाएगा जब तक कि आपके गुड बैक्टीरिया आपके गट के माहौल को ठीक नहीं करेंगे। सर मैं चाह रहा हूँ ना कि कुछ, जैसे कि कई बार होता है बाजार से कोई भी चीज़ लेके आओ तो बड़ा शक रहता है कि ये ठीक है कि नहीं ये ठीक है। आप इस फील्ड में हैं, लंबे टाइम से हैं, तो कुछ तो ऐसे बाहर की चीज़ें, प्रोडक्ट आपके जहन में आया होगा जो ठीक होगा, चाहे गट हेल्थ से रिलेटेड हो, प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, कुछ ऐसा है जो रेकमेंड करेंगे जो दर्शकों के लिए थोड़ा सा इजी रहे? जो भी चीज़ आप पैकेट फाड़ कर खा रहे हैं, अच्छा, आपको क्या मालूम है उसमें कितना ट्रांस फैट आपको खिलाया जा रहा है, कौन सा फैट खिलाया जा रहा है, कौन से केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं। वो तो भैया उसके लिए तो बॉडी नहीं बनी थी ना, तो फिर तो आपको सफ़र करना पड़ेगा। पर वो स्वाद बहुत है। जितने सेफ के कंटेंट, आई मीन कंपटीशन चल रहे हैं, कंटेंट चल रहे हैं या ये रियलिटी शो चल रहे हैं, किसी आदमी ने आज तक आपको बताया इसमें कितना फाइबर, कितना प्रीबायोटिक मिलेगा? हर आदमी टेस्ट 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 टेस्ट। अरे इस छोटी सी जीभ के कारण आप 10,000 आपके पास टेस्ट बढ़ रहे हैं, इनके कारण आप अपनी 60 ट्रिलियन आई मीन सेल्स को मार रहे हो। आप खुद सोच के देखिएगा, आप किसी भी जगह पे पढ़ लीजिएगा, जिस वर्ड के बाद में भी ओज आ जाए, OSE, ग्लूकोज, समझ लीजिएगा वो शुगर है आपके लिए। अच्छा, उसको आपको बचना है, लेकिन आप बच ही नहीं सकते जब तक कि आप अपने डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे। आप किसी ने आई मीन क्या है कि मैं तो एक गिलास कोला पी लिया, एक कोला तो पी लिया, पर 20 ग्राम चीनी चली गई। ये 20 ग्राम चीनी, याद रखेगा, आपके ट्रेस मिनरल्स के रिजर्वायर को जीरो कर देगी। ये आपके अंदर इंसुलिन को ऐसे बढ़ाएगी। इंसुलिन एनाबॉलिक स्टेरॉयड है और वो आपके वेट को बढ़ाएगा। प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक आजकल डब्बे में मिलता है, वो सब लिया जा सकता है? वो जी, मैं तो उसी ले रहा हूँ और मैंने तो वो लॉन्च भी कर दिया, अपनी कंपनी भी लॉन्च कर दिया पीपल आटे की। बताइए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ तो बताइए जो दर्शकों के लिए थोड़ा आसान तो हो। कुछ नहीं करें, बस दर्शक इतना करें और लिख दीजिएगा। हम उनको ये भी नहीं कहेंगे अब हमसे खरीदो, हम उनको सिर्फ सलाह देंगे। वो गट लिखकर व्हाट्सएप कर दें 9218077336 पर, मेरी टीम उनसे बात करेगी। अच्छा, वो बताएगी कि देखिए आपका माइंड ठीक करना है, आपको अपना वेगस नर्व ठीक करना है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक हमसे लेते हैं, नहीं ठीक है, नहीं लेते हैं मत लीजिएगा। आप खूब फाइबर खाइए, घर में कांजी बनाकर पीजिएगा, अचार खाइएगा, आई मीन एप्पल साइडर लीजिएगा, उसे डाइल्यूट करके लीजिएगा, नहीं तो वो आपका दांत खराब कर सकता है। ठीक है ना। आप अपने जो भी आपके पास फर्मेंटेड फूड है उन्हें खाइएगा। तो हम तो लोगों को पहले सलाह दे रहे हैं। चलिए सर, सवाल तो और भी लग रहा है छूट रहा है, लेकिन फटाफट 1-2 सवाल और ले लेते हैं जो लोगों ने पूछे हैं और मुझे बोला गया कि आपसे इसका जवाब लेके आए, हो सकता है इस विषय से थोड़ा सहीतर हो। एक है सर, आर्थराइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है? जी हाँ, ये होती है, मुझे भी हुई थी, उसी से ही मुझे यहाँ पर बैठने का मौका मिला क्योंकि मैंने इसको रिवर्स किया हुआ है। अरे सर, तो प्लीज़ इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होती है आपको, याद रखिएगा, आपको ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, आपके जोड़ों को मारना शुरू कर देती है, जबकि उनका काम उसे सेव करना और प्रोटेक्ट करना था। आपकी इम्यूनिटी इसलिए ऐसा करती है क्योंकि वह कंफ्यूज हो जाती है। जब भी आपके माइंड में तनाव हो या आपको गलत खाना हो, तो दोनों जगह से जो कोर्टिसोल निकलेगा, इससे पहले आपने सुना था ना, आपने गलत खाना सोचा
या फिर आपने गलत खाना खाया, तो हमारी इम्यूनिटी का मेजर पार्ट हमारे गट पर होता है। 60% इम्यूनिटी हमारे गट पर, हमारे पाचन तंत्र पर होती है, और वो हमारी सोच और हमारे खाने से जुड़ी होती है। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपने कोई भी गलत खाना खाया या गलत सोचा, तो इमीडिएटली आपकी इम्यूनिटी 3 तरह से रिएक्ट करती है। एक, आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो सकती है, घुटने टेक सकती है, ऐसे में कैंसर होगा। वह रिएक्ट कर सकती है, ऐसे में एलर्जी होगी, और वह रिएक्ट करके अटैक करना शुरू कर देगी। इसका नाम ऑटो इम्यून है। अगर वो आपके बालों की जड़ों को अटैक करने लगे, इसको हम एलोपेशिया कहते हैं। थायराइड को करे तो थायरॉइडिज्म कहते हैं। स्किन को अटैक करे तो सोराइसिस कहते हैं। अगर वो आपके बीटा सेल्स को अटैक करे, पैनक्रियाज के, इसको हम डायबिटीज 1 कहते हैं। और वो जोड़ों को अटैक करे तो इसको अर्थराइटिस कहते हैं, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस। और आप क्या करते हैं? आंखों को भी करती है, आंखों को भी। ये आप समझिए 100 से ज्यादा बीमारियां हैं ऑटो इम्यून। अच्छा। इवन ये आपके अंदर के अंगों को खराब कर सकती हैं। ये आपकी प्लेटलेट को खा सकती है इम्यूनिटी। उस समय जान बचनी मुश्किल हो जाती है। ऐसे कई लोग हैं। तो बेसिकली आपको, जब आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक करें, तो पहला काम करना शुरू करें कि आप अपने माइंड से शांत हो जाएं। इमीडिएटली आप बढ़िया से किसी टेक्निक को लागू करें, जो मैंने की थी, कि मैंने अपनी पेनफुल मेमोरी हटाई थी, ट्रॉमा हटाए थे, एंग्जाइटी हटाई थी। अच्छा। उसके बाद आप उस खाने को खाइए जिस खाने से आपकी रिएक्शन नहीं हो रही है, क्योंकि रिएक्शन का मतलब है इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही है। ठीक है ना। तीसरा काम था कि मैंने अपनी वेगस नर्व के मेडिटेशन को किया था, कि मेरी वेगस नर्व मेरे खूब गुड थॉट को मेरे गट को दे रही है, जहाँ पर इम्यूनिटी है, और वो शांत हो रही है। मैं एक मेडिटेशन कराता हूँ अपने NLP के क्लास में। वो मेरे द्वारा तैयार नहीं की गई है, वो एक साइको इम्यूनोलॉजिस्ट ने तैयार की थी। उसमें ये होता है कि इमेजिन करो कि आपकी इम्यूनिटी, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो मानो सिपाही हैं वाइट ड्रेस में, और वो कंफ्यूज होकर मारपीट कर रहे हैं सिविलियन के साथ। इमेजिन करो कि आप एक राजा हैं और उन्हें आप शांत कर रहे हैं, उन्हें उनका काम सिखा रहे हैं, उन्हें डिसिप्लिन कर रहे हैं, और ऐसे में एक गड़बड़ करते हैं हमारे देश के लोग। वो एक चीज़ कहते हैं, कोई भी कहता है कि मेरा च्यवनप्राश खाओ, इससे इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। ये वर्ड बहुत खतरनाक है। आपको स्ट्रॉन्ग नहीं करना है इम्यूनिटी को। मान लेते हैं आपके घर में एक आदमी है, छोटा भाई है, अचानक उसको एक दौरा पड़ता है, ना करे भगवान, और वो मान लेते हैं सबको हिट करता है, जबड़ा तोड़ देता है, तो आप उसे स्ट्रॉन्ग करेंगे कि उसे आप डिसिप्लिन करेंगे? सेकंड वाला। स्ट्रॉन्ग तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो स्ट्रॉन्ग में तो मार देगा। पर यही कर रहे हैं हम। हर आदमी इस देश का यही कह रहा, मेरी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इम्यूनिटी, अरे भाई, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग नहीं करना है, इम्यूनिटी को डिसिप्लिन करना है, कि उस बैक्टीरिया को पहचाने और उसे एडवाइस करना है कि वो है अपनी आर्मी बनाए। लेकिन अगर वो मार रही है आप ही को, उसे स्ट्रॉन्ग मत बनाइए। ये वर्ड ही गलत है, और इन वर्ड से लेती है आपके, ये वर्ड्स बेसिकली आपकी इम्यूनिटी सुनती है। कभी सुनिएगा इसको, हमको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी यही तो कहती है, एवरी थॉट गोज टू योर इम्यूनिटी। इसलिए कभी ये मत क्या करिएगा, ठीक है ना, मैं बहुत परेशान हो गया तो इम्यूनिटी परेशान है। आई एम वेरी एक्साइटेड, 100 करोड़ आ गए, आपको ऑटो इम्यून डिजीज हो सकते हैं, और एलर्जी तो होनी है। इसीलिए कहा जाता है ना, विपश्यना में समता भाव रखिए। सोना खोया भी बुरा, सोना पाया भी बुरा। इसलिए जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपके एक्साइटमेंट से भी एक्साइटेड होगा, और आपके सप्रेशन सप्रेस हो जाएगा। तो इम्यूनिटी को आप बर्बाद मत करिए। तो अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस ठीक करना है, इमीडिएटली आप प्राणायाम करना शुरू करें, बढ़िया सा, किसी बढ़िया समर्थ गुरु के पास जाकर। ठीक है। यानी कि अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बदलिए, शांत रहिए। दूसरा है, माइंड में से पुरानी बातों को निकालिए, अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा बनाइए, कि मानो अर्थराइटिस ठीक होकर आपकी नई सेल्फ इमेज यहाँ पर प्लेस करिए कि आपके घुटने ठीक हो चुके हैं। इसे हम स्विच कहते हैं। मेरी ये वाइपर टेक्निक है जो मैंने डेवलप की हुई है अपने NLP में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, करक्यूमिन यानी कि हल्दी की चाय, वो एडोप्टोजन पीजिएगा खाली पेट। जैसे ही आप एडाप्टोजन को पिएंगे तो जो बैड बैक्टीरिया की वजह से आपके बैड बैक्टीरिया जो एंड प्रोडक्ट भेज रहे हैं आपके जोड़ों को, जिनको हम LPS कहते हैं, वो एकदम से कम हो जाएंगे। गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए, प्रीबायोटिक खूब खाइए, प्रोबायोटिक खूब खाइए। जब तक आप गट को ठीक नहीं करेंगे, आप इम्यूनिटी इससे नहीं लड़ सकते। एडाप्टोजन में क्या वही हल्दी, अदरक, जो मैं कोटी डिटॉक्स के नाम से मैंने लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, ठीक है। स्पेसिफिक कुछ खाने में और नहीं, जो भी आपको बॉडी को सूट करता हो, जो रिएक्ट नहीं सूट नहीं करता, आप इमीडिएटली, अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो मेरे कहने से एक दोस्त के रूप में बहस नहीं करेंगे, इमीडिएटली आपकी इम्यूनिटी और आपका गट मिल्क प्रोडक्ट के लिए नहीं बना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, चाहे वो देसी गाय का दही क्यों ना हो, आप छोड़ दें। अच्छा। क्योंकि वो जो हॉर्मोन्स हैं वही बेसिकली इम्यूनिटी को कई बार एक्टिवेट करते हैं, जो
आई मीन एनिमल हॉर्मोन्स हैं जो हमारे लिए नहीं बने, मेरे कहने से करके देख लें, फिर खा लेना। अभी भी गाय भी यही है, भैंस भी यही है, दूधिया भी यही है और दूध भी यही है। 2 महीने बाद खा लेना। एक सिर्फ इमीडिएटली शुगर को छोड़ दें। और तीसरा है, एक भी कण आपके पेट में वीट का ना जाना चाहिए किसी भी तरह, ना नो ब्रेड, नो चपाती, नो पास्ता। आप ये 3 चीज छोड़कर देख लें। बढ़िया सर, शानदार। बहुत सारी चीज़ें पता चली। ब्रेन पे तो हमने जो बात की ही की, और एडिशनली जो मैंने कहा कि राम वर्मा की तरफ से रामबाण आते रहते हैं तो रामबाण इलाज भी चलता रहा। हाँ, एक चीज़ है मैं ख़त्म करने से पहले बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस को लेकर सर क्वेरी की है, और मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से बात की भी है वेट लॉस को लेके। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने नज़रिए से एक बार वेट लॉस पे भी हम लोग बात करें, क्योंकि ये लोगों की बड़ी प्रॉब्लम है और इसको लोग खूब देखते भी हैं। तो अगर आप इजाज़त देंगे तो वेट लॉस पे भी एक बार हम लोग अलग से विशद तरीके से बात करें। उसे अलग ही करिएगा। हाँ, अलग और मैं बताऊंगा कि वेट लॉस के ऊपर कितनी सिर्फ और सिर्फ मिथ और गलत धारणाएं बनाए रखी हैं। एक ऐसी बीमारी जो 1950 में नहीं थी, 1990 में वो पैंडेमिक हो गई और आज वो खतरा बन गई है, और उसके ऊपर अब तक कोई रिसर्च नहीं हुई। लोग उसे ठीक कर रहे हैं और उसके लिए इलाज बता रहे हैं। जिस बीमारी का 1950 में जन्म नहीं हुआ वो आज ठीक की जा रही है, जबकि उसके ऊपर रिसर्च नहीं हुई, और सब लोगों को एक तरह से मिसगाइड किया जा रहा है। मैं इन शब्दों को पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।